हेलो गाइज, मैं सुनील पारिक टी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में जो अपन बात करेंगे वो करेंगे एसी थ्योरी के बारे में। यानी कि इस वीडियो के अंदर पूरी की पूरी एसी थ्योरी शुरुआत से लेकर अंत तक एक ही वीडियो में बातें अपन करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक आपको देखना है। टाइम लग सकता है आपको, मतलब 1-1.5 घंटे 2 घंटे कितना भी जितना लगे, ठीक है। तो बीच में आप आराम कर सकते हो, अपन वीडियो पूरा देखना, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर वो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी ऐसी थ्योरी के अंदर अपन 3 फेज जो प्रणाली आती है उसके बारे में भी बातें अपन करेंगे। भाई ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर पूरी ऐसी थ्योरी मैं आपकी कंप्लीट कर दूंगा। जितने पॉइंट आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब गहराई से उनको अपन पूरी डिटेल में बात नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास आरएमएस मान आ गया, उसकी डिटेल में बात अपन नहीं करेंगे, ठीक है। उनकी अगर डिटेल में बात करनी है तो हम आपके लिए अलग से वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। उनके अंदर आप उनको देख सकते हो। और इसके बारे में कुछ वीडियो बना भी चुका हूँ, छोटे छोटे वीडियो, जिनके अंदर मैंने कुछ पॉइंटों के बारे में बात की है। कुछ जैसे एक वीडियो के अंदर मैंने आरएमएस मान के बारे में बात की है, और एक पॉइंट के अंदर मैंने किसी मान के बारे में बात की। उस प्रकार मैंने बातें कर ली। बहुत सारी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, तो उनको आप जरूर देख लेना। और इस वाली वीडियो में अपन पूरी ऐसी थोड़ी बात करेंगे, वो भी करेंगे ऊपर से लेके पूरा कवर कर देंगे इस चैप्टर को लगभग, ठीक है। 80% आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा। तो वीडियो जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो चलते हैं अपने वीडियो पर। तो देखिए, पहले बात करते हैं, अपन बात करेंगे इस चैप्टर में एसी थ्योरी की। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, स्टार पॉइंट है पूरा, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं नाम की। एसी का पूरा नाम क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती राशि। मतलब अपने पास जो भी विद्युत पैदा होती है, ठीक है। अगर विद्युत को अपन पैदा करते हैं, अगर उसके मान और दिशा में बार बार परिवर्तन होता है तो वो विद्युत होती है अपने पास एसी। अगर मान और दिशा में परिवर्तन नहीं हो तो वो अपने पास कौन सी हो जाएगी? डीसी, ठीक है। मान में परिवर्तन हो सकता है परंतु दिशा के अंदर परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और दोनों में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब तो हो गया मेरे पास कौन सी है? वो एसी। इसलिए इसका नाम क्या है? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। चलिए थोड़ा बहुत मैं एसी और डीसी के बीच में डिफरेंस बता देता हूँ। ये मेरे पास एसी है, ये मेरे पास डीसी है, ठीक है। एसी डीसी दोनों। अपने पास जो एसी होती है उसकी मान और दिशा में बार बार क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं। मान और दिशा में परिवर्तन, ठीक है। मान और दिशा में क्या होते हैं? परिवर्तन। समझते रहना, नोट्स भी बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझ लिया आपने पूरा ढंग से तो मेरे हिसाब से आपके क्लियर हो ही जाएगा। तो एसी का मतलब क्या होता है? इसके मान और दिशा में क्या होते हैं? परिवर्तन, परंतु इसकी मान और दिशा में परिवर्तन नहीं होते। तो वो कौन सी कहलाती है? डीसी। अगर सिंबल की बात करूँ तो इसके सिंबल इस प्रकार हो सकते हैं, इस प्रकार हो सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार भी हो सकते हैं, मतलब किसी भी प्रकार हो सकते हैं। मतलब ये तो हो गया मान में परिवर्तन इस प्रकार, ये मान में परिवर्तन इस प्रकार, ठीक है। और ये प्लस था, ये माइनस था। दिशा में भी क्या हो गया? परिवर्तन। मान और दिशा में दोनों में परिवर्तन होता है, तो वो कौन सी होगी? मेरे पास एसी। अगर आपके पास ये इस प्रकार चले, अगर ये आपके पास इस प्रकार चले तो वो कौन सी होती है? डीसी। इसकी मान में परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। ये तो एकदम स्ट्रेट है। इसकी मान में परिवर्तन हो रहा है परंतु दिशा में परिवर्तन नहीं हो रहा, तो भी ये कौन सी है? डीसी है। परंतु कौन सी वाली? पल्सेटिंग डीसी, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास डीसी, ये हो गया मेरे पास एसी। ये एसी जो होती है वो अधिकतम 33 केवी तक वर्तमान दिनों में पैदा की जाती है। यानी 11 केवी से लेकर 33 केवी तक ये उत्पन्न की जा सकती है आसानी से। इसके अंदर इसको उत्पन्न करने के लिए दिक्कत नहीं आती, मतलब आसानी से ये पैदा की जा सकती है 11 से 33 केवी के मध्य। परंतु अपने पास डीसी होती है वो मात्र और मात्र 650 वोल्टेज तक ही उत्पन्न होती है। इसका उत्पन्न होने का रीज़न ये है कि अपन यहाँ पे घूमता कौन है? आर्मेचर, ठीक है। आर्मेचर भी क्या होती है? वाइंडिंग। अगर अपन वाइंडिंग को तेज घुमाएंगे तो वहाँ पे एक बल कार्य करता है। कौन सा? अपकेंद्रीय बल, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल बल होता है एक, वो कार्य करता है। उसकी वजह से आपका जो आर्मेचर की जो वाइंडिंग है वो बाहर की तरफ आ जाएगी। जिस प्रकार अपन मान लीजिए कोई कपड़ा घुमाते हैं इस प्रकार, ठीक है। तो उसका जो बल लगता है वो कपड़े कहाँ पे लगता है? बाहर की तरफ। इस पर जोर से घुमाएंगे तो वो कपड़ा बाहर की तरफ भागेगा, ठीक है। या मान लीजिए अपन धागे के पत्थर बांध लें, उसको इस प्रकार घुमाते हैं तो वो पत्थर चारों तरफ घूमता है, ठीक है। तो वो होता है बल। उसकी वजह से आपका जो आर्मेचर उखड़ कर कहाँ पे आ जाएगा? बाहर। तो अधिकतम आर्मेचर कितनी गति पे घुमाया जा सकता है? 3000 आरपीएम पर। ये भी ध्यान रखें, ठीक है।
और आप ये सोचोगे ये इतनी पैदा क्यों की जा सकती है, तो यहाँ पे आर्मेचर नहीं घूमता, यहाँ पे घूमते हैं पोल। क्या घूमते हैं? पोल। पोल होते हैं भारी, उनको तेज़ गति पे घुमा नहीं सकते। अगर उनको तेज़ गति पे घुमा भी लिया तो पोल है वो, उनके अंदर वाइंडिंग बहुत कम होती है, ठीक है, उसकी वजह से वो आसानी से घूम जाते हैं और ख़राब भी नहीं होते। तो यहाँ पे अधिकतम 1133 kV तक पैदा की जा सकती है। इसका जो पारेशन है वो 650 वोल्टेज से ज़्यादा नहीं करते अपन, 650 वोल्टेज से ज़्यादा उत्पन्न नहीं करते, मतलब 650 वोल्टेज उससे ज़्यादा अपन इसका पारेशन नहीं करते हैं। परंतु इसका जो पारेशन आज वर्तमान के दिनों में 750 से लेकर 765 kV तक किया जाता है, यानी 7,65,000 तक एसी का पारेशन किया जाता है। पारेशन अलग चीज़ होती है, वितरण अलग चीज़ होती है, उत्पादन अलग चीज़ होती है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, विद्युत का उत्पादन, वो तो हो गया उत्पादन पैदा करना, उसको मैंने वोल्टेज को बढ़ाया, बढ़ाने के बाद मैंने क्या किया, उसका यहाँ से लेके मान लो दूसरी जगह लेके गया उसको, राजस्थान से मैं ले गया मध्य प्रदेश, ठीक है, वो हो गया पारेशन। वहाँ पर लोगों को बांटना क्या हो गया, वितरण, ठीक है। यहाँ से अगर मैं मध्य प्रदेश लेके जाऊँगा तो वोल्टेज को मुझे बढ़ाना पड़ेगा। अब बढ़ाना क्यों पड़ेगा वो भी बता देता हूँ। देखिए यह मान लीजिए मेरे पास कोई वायर, ठीक है, इस वायर का प्रतिरोध है 2 ओम, ठीक है, कितना प्रतिरोध, 2 ओम, और लंबाई कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक बार अगर मैं वोल्टेज को ज़्यादा करता हूँ, वोल्टेज का मान अगर मैं बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो करंट का मान क्या हो जाएगा, कम। वोल्टेज का मान अगर मैं बढ़ाता हूँ तो करंट का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और करंट का मान कम हो गया तो आपके पास जो वायर है वो पतला यूज अपन कर सकते हैं, पतला वायर यूज कर सकते हैं। तो अपने बचत हुई कि नहीं हुई, यहाँ पे तांबे की बचत होती है किसके अंदर, एसी के अंदर, परंतु डीसी के अंदर तांबा ज़्यादा लगता है, ठीक है। अब दूसरी बात भी कर लेते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास कोई भी प्लेट है तांबे की बड़ी, ठीक है, इसका प्रतिरोध पूरी का 100 ओम, ठीक है, और आधी का प्रतिरोध कितना होगा, 50 ओम। समझ में आ गया। और अगर मैं यहाँ से 2 एम्पीयर करंट गुजारता हूँ, 2 एम्पीयर करंट मान लीजिए 4 एम्पीयर गुजार रहा हूँ, तो यहाँ पे पावर खपत कितनी होगी, यहाँ 50 ओम प्रतिरोध है और 4 एम्पीयर करंट, अब I स्क्वायर R होता है, तो 4 की स्क्वायर कितना होगा, 16, ये 50, तो कितना हो गया, 800, ठीक है, 800 वाटेज यहाँ पे खपत हो जाएगी इस प्लेट के अंदर। सीधी सी बात है, इतनी मतलब ये प्लेट इतनी खपत यहाँ पे कर लेगी, पावर खपत होगी यहाँ पर। परंतु अगर मैं करंट का मान कम कर दूँ, 4 है, मैं कितना कर दूँ, 2 कर दूँ, आधी कर दी करंट को, तो 2 की स्क्वायर इंटू 50, अब कितनी हो गई, 200। तो जब मैंने करंट का मान आधा किया तो मेरे पास पावर लॉस क्या हो गया, 1/4 गुना कम हो गई। तो अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज को बढ़ाता हूँ, करंट अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ट्रांसफार्मर के माध्यम से। और जब करंट कम हो जाएगी तो आपकी पावर लॉस भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर कम हो जाएंगी, ठीक है। जब पावर लॉस कम होगी तो अपने लिए तो फायदा है ना। इसीलिए अधिकतर हमेशा 99% जो उत्पादन होता है वो एसी का ज़्यादा होता है, और एसी का पारेशन करने में आसानी होती है, और लागत भी क्या पड़ती है, सस्ती पड़ती है, और तांबे की बचत भी यहाँ पे हो जाती है अपने पास, इसलिए अधिक। और अपने पास अगर फेजों की संख्या की बात करें, डीसी में जो वायर होते हैं वो होते हैं अपने पास प्लस और माइनस, 2 वायर होते हैं प्लस और माइनस, ठीक है। अगर ग्राउंड की बात करें तो वो ग्राउंड हो जाएगा, 1 3 हो गया अधिकतम। एसी के अंदर अधिकतम कितने वायर हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। अगर मैं सिंगल फेज की बात करूं तो फेज, न्यूट्रल, ठीक है, और ग्राउंड, 3 वायर हो गए, फेज, न्यूट्रल और ग्राउंड हो गए। अब चौथी मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास R, Y, B और ग्राउंड और न्यूट्रल, मतलब एसी के अंदर अधिकतम 5 वायर अपने पास हो सकते हैं। यहाँ से अपन सिंगल फेज भी ले सकते हैं, 3 फेज भी ले सकते हैं। यहाँ से मैं सिंगल फेज ले सकता हूँ, परंतु यहाँ पे मुझे प्लस और माइनस मिलेगी, ठीक है। अब अधिकतर जितने भी उपकरण अपने घरों में होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पंखा हो गया, कूलर हो गया, या इसके अलावा अपने पास ट्रांसफार्मर हो गया, सारी कौन सी विद्युत सप्लाई पे कार्य करते हैं, डीसी पर, एसी पर। डीसी पर वो कार्य नहीं कर सकते। ट्रांसफार्मर के अंदर अगर मैं डीसी दे दूं तो ट्रांसफार्मर जलकर क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये सिंपल बातें अपने पास एसी के बारे में, उनके बारे में एक बेसिक वीडियो बना भी चुका हूँ, उसको आप देख लेना, ठीक है। ये सिंपल बातें थी आपको बेसिक जानकारी देने के लिए, ठीक है। और एसी की जो परिभाषा है वो आप समझ गए होंगे। वह राशि जो बार बार अपनी मानव दिशा क्या करती है, चेंज करती है, वो क्या कहलाती है, एसी कहलाती है। अब चलते हैं आगे, देखिए एसी उत्पन्न करने के लिए अपने पास अल्टरनेटरों का उपयोग किया जाता है। और
अपने पास जो डीसी उत्पन्न होती है वो डीसी जनित्र होते हैं, और एसी उत्पन्न करते हैं वो एसी जनित्र होते हैं। एसी जनित्र को अपने बोलते हैं अल्टरनेटर। इसके अलावा अपने पास ऑसिलेटर भी होते हैं, वो भी एसी उत्पन्न करते हैं, परंतु अपने यहाँ पे जनित्र की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल जो अपने पास एसी उत्पन्न होती है वो इस प्रकार की होती है। अधिकतर अपन इसी का उपयोग करते हैं, साइन वेव, क्योंकि अपने पास जितने भी अल्टरनेटर जो होते हैं वो सारी साइन वेव पैदा करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मान कुछ है इसका यहाँ पे अधिकतम यहाँ 90 डिग्री पे पहुँच गई, ये वापस कितने पे आ गई 180 पर, शून्य से चली थी, पूरा एकदम पूरा सर्कल बनाएगी गोल। गोल से कितने का होता है 360 डिग्री का। तो यहाँ से चली 90, 90 से 180, 180 से 270, और यहाँ पे कितने पे पहुँच गई 360 या 0 वापस, फिर वापस वैसे ही स्टार्ट होगी। तो इस प्रकार पूरा सर्कल बनता है, पूरा गोल वर्त बनता है यहाँ पे। तो ये होती है अपने पास साइन वेव। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी कौन सी है, साइन वेव, ठीक है। इसके बारे में आपको पूरा पता भी होना चाहिए। अब यहाँ पर मान इसका कुछ है, यहाँ पे मान कुछ है, और यहाँ पे कुछ है, बार बार इसका मान क्या होते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है। बार बार मान क्या होते हैं, चेंज। अभी मैं आपके सामने इस प्रकार मुंह घुमा के खड़ा हूँ, अब जस्ट यहाँ पे चेंज करूँगा मुंह, तो मुझे मान इसका कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पर मिला। फिर आपकी तरफ मैंने मुंह घुमाया, फिर वापस देखा तो मुझे यहाँ पे मिला। तो जब भी मैं इसको देखता हूँ, जब जहाँ पर मुझे मान इसका मिले वो क्या होगा, तात्कालिक मान। इन तत्काल की स्थिति में देखे गए मान क्या कहलाते हैं, तात्कालिक। किसी भी वक्त अगर मैं मान देखता हूँ इसके, वो होते हैं तात्कालिक मान, ठीक है। और ये तो हो गया तात्कालिक मान। अब बात करता हूँ शिखर मान की। ये जो मेरे पास साइन वेव है, इसके अंदर जो अधिकतम, शिखर का मतलब क्या होता है, ऊंची जो चोटी होती है, शिखर का मतलब क्या होता है, चोटी। जो अधिकतम ऊपरी जो चीज़ होगी वो क्या होगा, उसका शिखर मान, ठीक है, शिखर मान होगा। तो ऊपरी चोटी कौन सी, ये है, एक ये है। तो ये क्या होते हैं, इनके शिखर मान होते हैं, यानी 90 डिग्री पे इसका अधिकतम मान होगा, 270 डिग्री पे भी इसका क्या होगा, अधिकतम मान। तो ये होते हैं इसके शिखर मान, ठीक है। किसी भी ऐसी वैद्युतिक जो सप्लाई होती है उसके अधिकतम मान को ही क्या बोलते हैं, अपन शिखर मान बोलते हैं। अब शिखर मान का मतलब क्या होगा, शिखर है यानी पिक वैल्यू है वो, उसी को क्या बोलते हैं, पिक वैल्यू, ठीक है, पिक वैल्यू। तो ये होते हैं शिखर मान। और हमेशा अपन शिखर मान कितना मानते हैं, इकाई मानते हैं, क्योंकि साइन 90 का जो मान होता है वो कितना होता है, इकाई। साइन 90 का मान कितना होता है, इकाई, क्योंकि साइन वेव है ये। और साइन 90 का मान मैं यहाँ से लूँगा तो कितना आएगा, मेरे पास इकाई आएगा। तो शिखर मान हमेशा कितना माना जाता है, 1 माना जाता है। जहाँ पर भी मैं अगर शिखर मान की बात करूँ वहाँ पे आपको कितना रखना है, 1 रखना है। कितना रखना है, 1, ठीक है। अगर मान दे दूँ मैं तब बात अलग होगी, अगर मान नहीं देता हूँ तो कितना मानना पड़ेगा, मुझे 1 मानना पड़ेगा। तो ये था मेरे पास शिखर मान। अब बात आती है किसकी, आरएमएस मान की। अब आरएमएस मान क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये बार बार चेंज हो रही है, एसी सप्लाई बार बार तो चेंज तो होगी, बार बार चेंज हो रही है। तो मैं मान लीजिए मुझे किसी ने बोल दिया कि भैया इस जो सप्लाई है मेरे पास, इसको नाप के लेके आओ, ठीक है, नाप के लेके आओ। मैं कैसे नापूंगा, इसका कुछ ना कुछ तो मान लूँगा ना मैं, कुछ चाहे मुझे एवरेज लेना पड़े। अगर मान लीजिए मैं एवरेज ले लेता इसका, ठीक है, ये मेरे पास प्लस में मान लीजिए 100 होता है यहाँ पर, और ये हो गया माइनस के अंदर, ऊपर प्लस है तो नीचे क्या है, माइनस। प्लस में 100 हो गया और माइनस के अंदर भी 100 हो गया। एवरेज लूँगा, एवरेज क्या होता है, संख्या योग बटे संख्या कितनी है, संख्या योग क्या है, +100 -100 बटे संख्या कितनी, 2। तो इसका एवरेज कितना आएगा, 0 आएगा। तो पूरा एवरेज ले नहीं सकता, तो मुझे कुछ ना कुछ मान लेना पड़ेगा। अब कुछ ना कुछ मान जो लेते हैं अपन, वही क्या होता है मेरे पास, आरएमएस मान। अब आरएमएस मान का पता कैसे करें, मान लीजिए मैंने क्या किया कि कोई हीटर लेके आया, हीटर के अंदर एसी दे दी, एक हीटर के अंदर, दूसरे हीटर में मैंने क्या दे दी, डीसी। अब 1 घंटे में मान लीजिए मेरे पास 1 घंटा मैंने मान लिया, फिक्स वक्त मान लिया, ठीक है। 1 घंटे में कोई डीसी का हीटर है वो 500 जूल उसमें उत्पन्न कर रहा है। अगर वही 500 जूल उसमें उत्पन्न कौन कर दे, एसी कर दे, ठीक है। ऐसे वहाँ तक कितना भी मान हो चाहिए, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास डीसी है, इसने 1 घंटे में कितने उसमें उत्पन्न की, 500 जूल, 1 घंटे में 500 जूल। अगर ये 500 जूल उसमें उत्पन्न कौन कर दे, एसी कर दे, वही मान इसका क्या होगा, एसी का आरएमएस मान होगा। कौन सा मान होगा, आरएमएस मान। मतलब दिए गए समय में अगर अपने पास कोई हीटर या कोई भी चीज़ 500 जूल उसमें उत्पन्न करती है, तो वही उसमें उत्पन्न कौन कर दे, अपने पास एसी सप्लाई कर दे, तो वो क्या कहलाता है, उसका आरएमएस वैल्यू कहलाती है। और एसी के अपने पास साइन वेव की आरएमएस वैल्यू क्या होती है मेरे पास, 0.707 आई मैक्सिमम, 0.707 आई मैक्सिमम। अगर वोल्टेज की बात आती है 0.707
वी मैक्सिमम या ई मैक्सिमम एक ही बात है। तो ये इसका मान होता है। इसके बारे में मैंने वैसे वीडियो बनाई, उनके अंदर बताया भी, उनको आप देख लेना। यहाँ पर सिर्फ ऊपर ऊपर से मैं चैप्टर को ले रहा हूँ ताकि आपको पूरा चैप्टर एक बार क्लियर हो जाए, ठीक है। और डीसी के अंदर तो आरएमएस वैल्यू डीसी चलती है सीधी इस प्रकार। अपन डीसी जब भी बात करेंगे तो हमेशा शुद्ध प्योर डीसी की बात करते हैं, सीधी चलती है, तो इसका मान भी कभी भी मान चेंज नहीं होता। इसका शिखर मान अगर 1 है तो आरएमएस वैल्यू भी तो ये रही होगी, एवरेज वैल्यू भी ये रही होगी। तो यहाँ पे सब चीज़ें क्या होती है, एक बराबर होती हैं, एक होती है, इकाई होती हैं, बार बार चेंज नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर बार बार चेंज होती है, इसलिए मुझे इसका क्या लेना पड़ता है, आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू साइन वेव की आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 0.707 को अगर मेरे पास करंट की निकालनी है तो करंट से गुणा कर दूंगा भाई। मैक्सिमम करंट लेनी है, मैक्सिमम करंट। अगर आपको मान दे दिया जाए कि मेरे पास शिखर मान कितना 10 एम्पियर है, तो उसके आरएमएस वैल्यू बताओ, तो मैं यहाँ से 10 से गुणा कर दूंगा सीधा सीधा, तो कितना आ जाएगा 7.07 एम्पियर। ये क्या हो गया, इसका आरएमएस वैल्यू हो गई। अगर मुझे वोल्टेज की चाहिए तो वोल्टेज को, जो वोल्टेज का शिखर मान है उससे गुणा कर दूंगा, यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो इस प्रकार अपन यहाँ पर पता कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब और चलते हैं आगे। देखो अब आती है मेरे पास एवरेज वैल्यू। अब एवरेज वैल्यू का मान जो होता है 0.37 होता है, क्योंकि जो पूरी साइकिल है उसके बारे में मैंने बता दिया। पूरी साइकिल एवरेज मान क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो पूरी साइकिल ले नहीं सकती, तो ऊपर वाली जो साइकिल है या नीचे वाली साइकिल है, दोनों हैं तो एक जैसी हैं दोनों। तो किसी को भी उठा लो, उसका जो एवरेज करते हैं अपन, उसका मान कितना है 0.37 इंटू आई मैक्सिमम। आई मैक्सिमम को अगर 0.37 से गुणा कर दें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एवरेज वैल्यू आ जाएगी। अगर 0.37 को मैं वी मैक्सिमम से गुणा कर दूं तो वोल्टेज की एवरेज वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गई सिंपल बातें। अगर इसके फॉर्मूले की बात करूं, ये तो रट्टा मारने वाली चीज़ें हो गई। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है मेरे पास, आई मैक्सिमम 2, ठीक है। और इसका जो मान होता है 2IM/पाई, ये फॉर्मूले होते हैं इनके। आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला होता है IM/√2, और एवरेज वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है मेरे पास 2IM/पाई। IM यानी मैक्सिमम करंट। यहाँ पे अगर वोल्टेज की बात आई तो आपको वोल्टेज मैक्सिमम लेनी है, डिवाइड बाई पाई करना। पाई का मान आप 3.14 रख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं अपन पिक फैक्टर। अब बात आती है पिक फैक्टर की। नाम जैसा नाम है वैसा ही काम है। अब पिक है तो पिक की बात होगी, तो सबसे पहले अपने पास कौन आया था, शिखर मान, ठीक है। बाद में कौन आया अपने पास, आरएमएस मान। बाद में कौन आया मेरे पास, एवरेज मान। तो पिक फैक्टर है तो पिक वैल्यू आएगी, तो सबसे पहले कौन आएगा मेरे पास, शिखर मान। बाद में मेरे पास कौन आया था, आरएमएस। सीधा आरएमएस को रख दो। वो शिखर मान मैंने कितना बताया, 1 बताया था भाई, 1 मान लेना एक बार। वो आरएमएस कितना 0.707, तो इसका जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा मेरे पास 1.414 या √2। ये होता है पिक वैल्यू। पिक फैक्टर है ये, सॉरी पिक फैक्टर। इसका कोई मात्रक नहीं होगा, क्योंकि ऊपर जो मान होगा, जैसे मान लीजिए करंट का शिखर मान है तो उसका एम्पियर में आएगा मान। आरएमएस अगर करंट का है वो भी एम्पियर में आएगा, तो एम्पियर से एम्पियर कट जाएगा। तो इसका कोई भी मात्रक यहाँ पे नहीं बचेगा। तो अगर मात्रक आपको पूछ ले, फैक्टर का कोई भी मात्रक नहीं होता, ठीक है। और अब आता है मेरे पास फॉर्म फैक्टर। हिंदी में भी आपको नाम याद होना चाहिए। पिक फैक्टर बोलते हैं शिखर गुणक, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हम क्रेस्ट फैक्टर भी बोलते हैं, क्रेस्ट फैक्टर, या इसको हिंदी में बोलते हैं सरंग गुणक। ये भी आपको नाम याद होने चाहिए, ठीक है। और फॉर्म फैक्टर, और फॉर्म का मतलब क्या होता है, आकृति। तो भाई कौन सी आकृति में खड़ा है, आकृति गुणक, ठीक है। अब ऊपर वाले को छोड़ दो, अब नीचे वाले दोनों बच गए। तो आरएमएस बटे कौन है मेरे पास, एवरेज। इन दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है मेरे पास, फॉर्म फैक्टर कहलाता है। एवरेज आरएमएस का मान कितना था 0.707 जो आई मैक्सिमम या वी मैक्सिमम, और एवरेज का मान कितना है 0.637 वी मैक्सिमम या आई मैक्सिमम। आई मैक्सिमम से आई मैक्सिमम कट गया, तो 0.707 के अंदर 0.637 से डिवाइड करके कितना आ गया 0.11, ठीक है। ये इसका मान यहाँ पे अपने पास आ जाएगा। ये होते हैं अपने पास फॉर्म फैक्टर और सरंग गुणक, तात्कालिक मान वगैरह, ये सब होते हैं, ठीक है। सिंपल बातें मैं बता रहा हूँ, शायद मेरे हिसाब से आपके समझ में आ जाएगा। तो वीडियो पूरा देखना
वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो लाइक भी करना, शेयर भी करना और साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब चलते हैं आगे थोड़ा और। तो देखिए पास आता है आवर्ती। ठीक है, क्या आता है आवर्ती। आवर्ती क्या होती है, अपने पास जितनी भी मतलब प्रत्यावर्ती धारा होती है, कोई भी प्रत्यावर्ती धारा आपके पास हो सकती है। ये क्या है मेरे पास, कोई प्रत्यावर्ती राशि, ये 1 सेकंड में ऐसे कितने चक्कर काटती है भाई। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ ये चक्कर, यहाँ पर एंड हो गया इसका, यानी पूरा चक्कर काट के यहाँ पर क्या हो गई, वापस वही स्थिति आ गई जो शुरुआत के अंदर थी। ठीक है, यहाँ से मैं शुरुआत में 0 था, ऊपर गया तो 1 पे पहुँचेगी ये +1 के ऊपर, तो यहाँ पर एंड हुआ है तो यहाँ से ये +1 के ऊपर ही पहुँचेगी। यानी कि यहाँ से जिस प्रकार स्टार्ट किया था इसने, उसी प्रकार यहाँ पर इसका एंड हो गया, वहाँ से वापस ऐसा ही स्टार्ट होने वाला है सेम। अगर जहाँ से स्टार्ट किया है अगर वहीं से वापस स्टार्ट होने वाली हो तो वो क्या होती है, उसकी साइकिल। ये होगी इसकी एक पूरी साइकिल। यानी कि एक कोई भी प्रत्यावर्ती राशि यानी अल्टरनेटिंग करंट द्वारा उसकी मान और दिशा में पूरा परिवर्तन इसकी मान और दिशा में पूरा परिवर्तन क्या कहलाता है, एक चक्कर कहलाता है। क्या कहलाता है, एक चक्कर। इसकी मान था, यानी कि यहाँ पर जो दिशा थी इसकी प्लस थी, यहाँ पे माइनस हो गई। यहाँ से 0 से स्टार्ट किया, इसको मान चेंज होते यहाँ पे प्लस में मान था, इसका माइनस में मान हुआ, यहाँ पर वापस वहीं पर आकर रुक गई। तो ये पूरा क्या हो गया, एक चक्कर। अगर एक सेकंड में ऐसे कितने चक्कर काटती है, ऐसे कितने चक्कर पूरे करती है ये, वही उसकी क्या है, आवृत्ति। यानी 1 सेकंड में काटे गए चक्करों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। समझ में आ गया। और अपने इंडिया में आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज। यानी कि अपने पास जो अपने घरों में सिंगल फेज जो सप्लाई आती है, या अपने पास गाँव में या कहीं पर भी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर 3 फेज सप्लाई आती है, वहाँ पर अगर अपने पास आवृत्ति का मान पूछ लिया जाए तो अपने पास कितना होता है इंडिया में, 50 हर्ट्ज। ठीक है, और जितने भी उपकरण बने होते हैं वो 50 हर्ट्ज के ऊपर काम करने वाले ही बने होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बाहरी देशों में कहीं पर 40 भी होती है, कहीं पर 60 भी होती है। ठीक है, आवृत्ति तो इससे ज़्यादा हो सकती है, आवृत्ति लाखों में जाती है, मेगा हर्ट्ज में भी जाती है। जैसे आपने सुना होगा 98.5 FM, 98.5 FM। तो ये क्या है, मेरे पास मेगा हर्ट्ज में आवृत्ति होती है 90.8 MHz, मेगा हर्ट्ज के अंदर यह आवृत्ति होती है। ठीक है, तो ये आवृत्ति ज़्यादा हो सकती हैं, परंतु अपने जो सप्लाई आती है उसके अंदर आवृत्ति कितनी होती है, अपने पास इंडिया में 50 हर्ट्ज होती है। अब इसका मतलब क्या हो गया, अपना जब भी लैंप होगा उसको अगर अपन ऐसी सप्लाई देते हैं अपने घरों के अंदर, तो वो 50 बार, यानी यहाँ से स्टार्ट करें, एक बार मतलब बंद होगा, एक बार फुल जलेगा, फिर एक बार बंद होगा, फिर वापस जलेगा, फिर वापस बंद होगा। इस प्रकार से उसका काम चलता रहेगा, यानी जलेगा बुझेगा। तो अपन ये सोचते हैं अपन दिखाई क्यों नहीं देता, दिखाई अपने इसलिए नहीं देता, अपने आंखों की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, धीरे होती है, और जो प्रकाश की जो चाल होती है वो तेज होती है। जल्दी जलेगा और जल्दी बुझेगा, तो अपने को पता नहीं लग पाता। समझ गए। और अगर वो लाइट डिम होती है, क्या होती है, लाइट डिम, तो अपने को ऐसा दिखता है कि जल रहा है बुझ रहा है, वो इसी वजह से दिखता है, उसमें आपका लैंप खराब नहीं होता। ठीक है, समझ गए ये बात। अब बात किसी कर रहे हैं, ये तो हो गई अपने इंडिया की आवृत्ति की बात। अगर मैं ये वाली जो आवृत्ति है मेरे पास, अगर मैं इसको सीधा कर दूं, यानी यहाँ से ये सीधी दूरी, वो क्या कहलाती है, तरंगदैर्ध्य कहलाती है। क्या कहलाती है, तरंगदैर्ध्य। और अपने पास आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो तो मैंने बता दिया, हर्ट्ज होता है। और जो पुराना मात्रक था वो क्या था, मेरे पास साइकिल प्रति सेकंड था। आजकल वो क्या है, ये साइकिल कितने सेकंडों में कट रही है, कितने साइकिल मतलब कितने चक्कर पूरे हो रहे हैं 1 सेकंड में, वही क्या था उसका पुराना मात्रक, उसको चेंज करके क्या बना दिया, हर्ट्ज बना दिया। ठीक है, और एक होती है तरंगदैर्ध्य, ये सीधी दूरी क्या कहलाती है, तरंगदैर्ध्य कहलाती है। ठीक है, इसको अपन लैम्बडा से दिखाते हैं, लैम्बडा उल्टा वाई होता है, लैम्बडा। ठीक है, लैम्बडा इस प्रकार लिखा जाता है, उल्टा वाई जैसा लिखा जाता है। अब आप ये सोचोगे कि इसका मात्रक क्या होता है, सिंपल सा मात्रक है, सीधी दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। ऐसा ही मात्रक क्या होता है, इसके मीटर होता है। ठीक है, तो v बराबर होता है एफ इंटू लैम्बडा।
वी यहाँ पे क्या वेग, भाई ये कितनी वेग से चल रही है, वही तो दूरी अपन देखेंगे भाई, ये यहाँ से चली यहाँ पर एंड हुई है, कितनी वेग से चली, ये सीधी दूरी जो होती है भाई पूरी दूरी वो सीधी देखते हैं अपन। तो v बराबर क्या होता है एफ इंटू लेमडा, और लेमडा बराबर निकालना चाहिए अपन, तो v बट्टे क्या कर सकते हैं एफ, यानी इसकी जो वेग है विद्युत धारा का जो वेग है उसके अंदर अगर उसकी आवृत्ति का अपन डिवाइड कर देते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगी, इसकी दूरी आ जाएगी। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है मीटर, मीटर होता है मात्रक, मीटर याद रखें क्योंकि इसका मात्रक यहाँ से अलग निकाला जा सकता है, वो अपने मात्रक नहीं पता करना यहाँ से, वो मात्रक अपने कभी भी काम में नहीं आएगा। दूरी है तो दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, सीधा याद रख लें, इसके बाद खत्म। ठीक है, ये बात होगी इसकी आवृत्ति की। अब जो बात आती है किसकी आती है, इसके जो अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं अपन। जैसे जैसे तो वीडियो को आप वीडियो देखते देखते बोर हो जाओगे, इसलिए आप वीडियो को रोक रोक के देख सकते हो, पर वीडियो पूरा देखना है ताकि एक बार में आपकी क्या हो जाए, एसी थ्योरी पूरी कंप्लीट हो जाए। उसके अंदर कोई भी पॉइंट मेरे हिसाब से मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ जो आपकी समझ में नहीं आएगा, और फिर भी समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। मेहनत भी कर रहा हूँ तो वीडियो लाइक भी करना, शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो चलते हैं अपन आगे। देखिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और बता देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास क्या होती है, एक तो साइन वेव, फुल वेव, हाफ वेव और ट्रिंगुलर वेव। ट्रिंगुलर वेव का सिंबल ये होता है त्रिभुजाकार, याद रखें त्रिभुजाकार ट्रिंगुलर वेव को बोलते हैं। स्क्वायर वेव, वर्गाकार, 1 2 3 4 5 वेव के बारे में आपको यहाँ पे कुछ बातें बता देता हूँ ताकि आपके पास कभी अगर क्वेश्चन देखने को मिले तो आप उसको हल कर सकें आसानी से। ठीक है, सारे पॉइंट बता देता हूँ, यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ ये चीज़। सबसे पहले बात करेंगे अपन शिखर मान की, शिखर मान, फिर करेंगे अपन आरएमएस मान की, फिर करेंगे अपन एवरेज मान की, फिर अपन बात जो करेंगे वो करेंगे पिक फैक्टर की, पिक फैक्टर, और फिर बात करेंगे अपन करेंगे फॉर्म फैक्टर। तो ये सारी चीज़ें एक बार में याद कर लेना, याद करने का तरीका भी बता रहा हूँ, मतलब ट्रिक के साथ बता रहा हूँ पूरा, तो समझ लेना। इसका साइन वेव जो होती है अपने पास, इसका जो शिखर मान होता है वो क्या होता है आई एम। भाई साइन वेव किस प्रकार की होती है, इस प्रकार की, और फुल वेव किस प्रकार की होती है, इस प्रकार की, और हाफ वेव किस प्रकार की होती है, इस प्रकार की। ठीक है, और त्रिभुजाकार किस प्रकार की होती है, इस प्रकार की, स्क्वायर वेव इस प्रकार की। ठीक है, तो याद करने का तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले देखो ध्यान से, सबसे पहले बात करें स्क्वायर वेव की। इसका जो शिखर मान क्या मानना है मैंने, आई एम मानना है। ये शिखर मान है वो, इसका मैंने क्या मान लिया, आई एम। तो इसका जो आरएमएस मान भी क्या होता है, आई एम होता है। ठीक है, और एवरेज मान भी क्या होता है, इसका आई एम होता है। और ये दोनों क्या आ जाएंगे, 1 1, यानी पिक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर क्या आ जाएंगे, 1 1। शिखर मान बट्टे आरएमएस मान कितना आ गया, 1, और आरएमएस बट्टे एवरेज मान कितना आ गया, 1। बात एंड। तो ये चीज़ आपकी याद हो गई, सबसे आसान है ये। तो एक चीज़ अगर आपकी याद हो गई, अब बात करते हैं इनकी। और साइन वेव के बारे में मैंने बता दिया, शिखर मान क्या है, आई एम। और ये जो फुल वेव, इसका भी शिखर मान क्या होगा मेरे पास, आई एम। इसका भी शिखर मान क्या होगा, आई एम। इसका शिखर मान भी क्या होगा यहाँ पे, आई एम। तो सभी का शिखर मान मैंने क्या मान लिया, आई एम मान लिया। ठीक है, शिखर मान कुछ भी मान लो, आई एम मतलब मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट। तो ये चीज़ याद होगी पहली लाइन। अब बात करते हैं आरएमएस मान की। और इसका जो साइन वेव का जो आरएमएस मान होता है वो क्या होता है मेरे पास, आई एम डिवाइड बाई रूट 2, आई एम डिवाइड बाई रूट 2। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं वैसे आरएमएस मान को, 0.707, 0.707 बोलते हैं, अगर आपको याद आ रहा होगा तो मैंने बताया भी है, 0.707। ठीक है, और एवरेज मान कितना होता है इसका, 2IM बटे पाई। इसको अपन क्या बोलते हैं, 0.637। ये भी मैंने बता दिया, ये भी चीज़ मैंने बता दी, ये भी चीज़ मैंने बता दी। अब पिक फैक्टर की बात करूं तो पिक फैक्टर क्या होता है, शिखर मान बट्टे आरएमएस मान होता है आई एम बट्टे 0.707। अगर मैं करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, आई एम बट्टे आई एम रूट 2 कर दूंगा। ठीक है, तो इसका जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा मेरे पास, 1.414। और फॉर्म फैक्टर क्या होता है, आरएमएस बट्टे एवरेज होता है, तो इसका मान कितना आ जाएगा मेरे पास, 1.11। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी मेरे हिसाब से। ये चीज़ आपकी याद है, ये चीज़ आपकी याद यहाँ पे हो गई। अब बच गई ये 3 चीज़। अब तीनों चीज़ भी याद दिला देता हूँ, आसान है एकदम। मैंने इनके बारे में वीडियो बनाया भी है, वो आप देख सकते हो। देखिए सबसे पहले बात करता हूँ फुल वेव की। अगर मैं फुल वेव की बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास क्या आरएमएस वैल्यू, सॉरी साइन वेव है। ठीक है, फुल वेव किसको बोलते हैं, अगर अपने पास कोई भी डायोड से अगर अपन
आउटपुट लेते हैं उसके अंदर उसके प्लस और माइनस दोनों भाग आ जाते हैं, या प्लस और माइनस दोनों भाग आ जाते हैं, तो वो क्या होती है, फुल वेव। अगर एक ही साइड का भाग अगर बाहर निकलता है आउटपुट के रूप में, जैसे मान लीजिए मैंने क्या दिया, ये इनपुट दिया किसी डायोड को, ये इनपुट दिया 1 2 3 4 भाग हैं इसमें, तो डायोड ने कितने निकाले बाहर, 1 2 बार निकाल दिए, तो आउटपुट क्या मिला, आधा मिला। ये तो होगी हाफ वेव। अगर ये चारों भाग बाहर निकल जाते इस प्रकार डायोड से, 1 2 3 4, 1 2 3 4 थे, 1 2 3 4 बाहर आ गए, इसका मतलब है वो क्या होगी मेरे पास, फुल वेव। अगर चारों भाग बाहर निकल गए इसका मतलब वो थी तो पूरी साइन वेव ही ना, तो सारे का सारा मान ट्रांसफर इधर हो जाएगा। इसका मान कितना आएगा, 0.707 फुल वेव का, और एवरेज वैल्यू कितनी आएगी, 0.637, और पिक फैक्टर कितना आएगा, 1.414, और फॉर्म फैक्टर कितना आएगा, 1.11। बात एंड। मतलब ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम है, तो 1 2 3 चीज़ आपकी यादें यहाँ पे हो गई मेरे हिसाब से, तो रटने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है इसकी, किसकी, हाफ वेव की। हाफ वेव की बात करते हैं। देखिए शिखर मान मैंने क्या मानना है, आई एम मानना है, और अब जो RMS वैल्यू है उसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे IM डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ, आधी कर देता हूँ इसकी, यानी कि 0.5 IM, 0.5 हो जाएगा इसका, मतलब आधी कर देता हूँ, हाफ वेव आधी कर लेता हूँ, ठीक है। और इसकी जो एवरेज वैल्यू जो है मेरे पास, वो क्या कर देता हूँ मैं, IM डिवाइड बाई पाई, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको भी क्या कर दिया, आधा कर दिया, काट दिया, तो IM डिवाइड बाई पाई बच गया, तो इसका कितना आ गया, IM डिवाइड बाई पाई, डिवाइड कर लेना आप अपने हिसाब से, उत्तर इसका निकाल लेना। और पिक फैक्टर क्या आएगा मेरे पास, पिक फैक्टर निकालूँ तो शिखर मान बटे RMS मान, IM डिवाइड बाई 0.5, ठीक है, तो 1/0.5 आएगा। आप भाग दे के देख लेना, अगर मैं इसके अंदर IM डिवाइड बाई 2 का भाग देता हूँ, 2 ऊपर चला जाएगा, तो IM से IM कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1/0.5 बराबर 2। बात एंड। और फॉर्म फैक्टर अगर मैं बात करूँ तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, RMS बटे एवरेज, RMS बटे एवरेज, तो पाई बाई 2, ठीक है। समझ में आ गया ये कैसे आया। ये जो ये करंट थी इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे आधा कर दिया, और यहाँ पे इस मान का मैंने क्या कर दिया, आधा कर दिया, और फॉर्म फैक्टर और पिक फैक्टर आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। अब बात आती है ट्रिंगुलर वेव की। अगर ट्रिंगुलर वेव की बात करें अपन, तो शिखर मान मैंने क्या माना है, IM माना है, ठीक है। और RMS वैल्यू की बात करूँ तो यहाँ पे जो RMS वैल्यू होगी वो क्या होगी, IM डिवाइड बाई √3, IM डिवाइड बाई √3 क्यों होगी, क्योंकि ये क्या मेरे पास ट्रिंगुलर वेव, और ट्रिंगुलर वेव के अंदर √3 आता है, ठीक है। तो √3 आएगा, तो यहाँ पे IM मतलब 1 है, मैंने कुछ नहीं है, 1 के अंदर √3 का डिवाइड करूँगा तो 1.57 आएगा। कितना आएगा, 1.57, मेरे हिसाब से 1.57 ही आएगा। आप निकाल लेना इसका और यहाँ से हल कर लेना। और मेरे पास जो एवरेज वैल्यू है वो मेरे पास क्या आएगी, IM डिवाइड बाई 2, ठीक है। और यहाँ से मैं फॉर्म फैक्टर पिक फैक्टर निकालूंगा, तो IM डिवाइड बाई RMS, तो इसका जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 0.16। और फॉर्म फैक्टर अगर मैं बात करूँ तो RMS बट्टे एवरेज आएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0.73। तो ये चीज़ें आपकी याद होनी चाहिए, आप इसको लिख लेना। और यहाँ पर मैं इनको पूरा समझ डिटेल से नहीं बता सकता, क्योंकि ये वाला वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसके अंदर सारे पॉइंट मैं आपके इसी थोड़ी क्लियर कर दूंगा, इसलिए इसके अंदर पूरी डिटेल से बात मैं नहीं कर रहा हूँ। डिटेल से अगर आपको देखना है तो हमारे जो शॉर्ट वीडियो या छोटे वाले वीडियो हैं उनको देख लेना। यहाँ पर सिर्फ इनके बारे में पूरी बातें बता रहा हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल सकता है, यानी कि इस पूरी सारणी को आप याद कर लेना, ठीक है। तो चलते हैं अपना आगे। अब ये चीज़ें आप याद कर लेना, उतार भी लेना, और वीडियो को ज़रूर पूरा देखना, वीडियो को अधूरा मत देखना। मेरे हिसाब से शायद इसके अंदर से कोई ना कोई पॉइंट ऐसा हो सकता है वो आपके काम में आ सकता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब बात करता हूँ मैं साइकिल की। साइकिल के अंदर इस प्रकार की आपके पास कोई राशियाँ होती हैं, ठीक है। इसी के अंदर आपके पास साइन वेव के अंदर इस प्रकार चलती है, चाहे आपके पास साइन वेव, चाहे आपके पास स्क्वायर वेव, चाहे कौन सी भी वेव आपके पास हो, ऐसे चलती है, ठीक है। या तो इस प्रकार चलेगी, मैं चलती तो इसी है ना, प्लस और माइनस के अंदर चलेगी। तो ये भाई मान लीजिए मेरे पास क्या है, करंट, ये करंट है मेरे पास, ये करंट चल रही है ऐसे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अकेली करंट ही ऐसे चलेगी, वहाँ पर कौन होती है, वोल्टेज भी होती है, तो वोल्टेज भी वहाँ पे चलती है इस प्रकार, ठीक है। एक को वोल्टेज मान लेता हूँ मैं, एक को करंट मान लेता हूँ, ठीक है। इसको वोल्टेज मान लेता हूँ, कम और ज़्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
आपको मानना है समझने के लिए। तो मान ली मैंने, ये मेरे पास करंट है, ये मेरे पास कौन सी है, वोल्टेज, ठीक है, ये मेरे पास प्लस है, ये क्या मेरे पास माइनस। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर ये जो करंट है और ये जो वोल्टेज है दोनों एक ही जगह से स्टार्ट होती हैं, एक ही जगह से स्टार्ट, और दोनों जब शिखर मान पे पहुँचती हैं दोनों एक साथ पहुँचती हैं और एंड होती हैं शून्य पर जाके, तब ये दोनों एक साथ होती हैं। वापस माइनस के अंदर अधिकतम मान पे पहुँचेगी तो एकदम साथ में पहुँचेंगी, और जब वापस आएंगे तो यहाँ पे शून्य पे क्या पहुँचेंगी, एक साथ। तो वो ऐसी राशियाँ क्या कहलाती हैं, इन फेज राशियाँ, इन फेज राशियाँ, यानी कि एक साथ ही शिखर मान पे पहुँचना, एक साथ शून्य मान पे पहुँचना, यानी एक साथ चलना ही क्या कहलाता है, इन फेज कहलाता है। अब आप ये सोचोगे अलग अलग कैसे चलेगी, तो अलग अलग ऐसे चलेगी। ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, कोई भी राशि है, ठीक है, ये अभी यहाँ पे 90 डिग्री पे पहुँची है, उस टाइम यहाँ से कौन स्टार्ट हो गई आपके पास, ये दूसरी वाली राशि, ये अधिकतम पे जा रही है तो ये कम होती जा रही है। ये जब शून्य पे पहुँचेगी तो ये कहाँ पे पहुँचेगी, 90 डिग्री पर। जब ये कम हो रही है तो ये माइनस में जा रही है। अब ये माइनस के अंदर अधिकतम पर है तो ये कहाँ पे पहुँचेगी, शून्य पर। जब ये वाली राशि यहाँ पे शून्य पे पहुँचेगी तो ये बढ़कर माइनस के अंदर 90 डिग्री पे पहुँच जाएगी, मतलब माइनस के अंदर अधिकतम के ऊपर पहुँच जाएगी, यानी दोनों क्या चल रही हैं, अलग अलग। तो ऐसी राशि क्या कहलाती हैं, आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज, ठीक है, समझ में आ गया। ये इन फेज होगी, ये कौन सी होगी, आउट ऑफ फेज। अब देखो इन दोनों राशियों में, ये मान लीजिए मेरे पास कौन से करंट, ये मान लीजिए मेरे पास वोल्टेज, ठीक है। तो पहले स्टार्ट कौन हुई थी, करंट हुई थी, पहले स्टार्ट कौन हुई थी, करंट, बाद में स्टार्ट कौन हुई, वोल्टेज। पहले स्टार्ट करंट हुई, बाद में स्टार्ट कौन हुई, वोल्टेज। जो राशि पहले स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं लीडिंग, लीडिंग को हिंदी में बोलते हैं अग्रगामी, क्या बोलते हैं, अग्रगामी। तो यहाँ पे अग्रगामी राशि कौन सी है, करंट, और बाद में स्टार्ट कौन हुई है, वोल्टेज। तो वोल्टेज को क्या बोलते हैं, लेगिंग, लेगिंग। और लेगिंग का मतलब क्या होता है, पश्चगामी, पश्चगामी, ठीक है। तो ये होगी मेरे पास अग्रगामी और पश्चगामी। अग्रगामी राशि कौन सी होगी, जो पहले स्टार्ट होगी, और पश्चगामी कौन सी होगी, जो बाद में स्टार्ट होगी। अगर मान लीजिए इन दोनों राशियों के बीच में 180 डिग्री का अंतर हो गया, एक हो गया 90 डिग्री का, एक हो गया 0 डिग्री का, ठीक है, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। भाई ये जब यहाँ शून्य से स्टार्ट की, सॉरी ये 90 पे पहुँची तो ये यहाँ से स्टार्ट हुई तो 90 डिग्री अंतर आ गया। जब ये शून्य से मतलब ये 180 पे पहुंची, यहाँ पर पहुंची, तो ये कहाँ पे, शून्य से स्टार्ट हो रही है, ये 90 पे पहुंची तो कहाँ पे पहुंचेगी, 270 के ऊपर। तो याद रखना इस प्रकार का क्या होगा, 180 डिग्री का अंतराल। और 0 डिग्री कब होगा, यहाँ पर ये 0 डिग्री का है, शून्य से एक साथ स्टार्ट हो रही है, अधिकतम पर एक साथ पहुँच रही है, वापस शून्य पर भी एक साथ ये पहुँच रही है। तो ये क्या हो गया, 0 डिग्री का फेज अंतराल, ठीक है। अगर आपके पास 0 डिग्री का फेज अंतराल है, इसको तो बोलते हैं इन फेज, क्या बोलते हैं, इन फेज, ये मैंने बता दिया यहाँ पे, इन फेज बोलते हैं। अगर आपके पास 90 डिग्री का है तो उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेचर, क्वाड्रेचर। क्वाड्रेचर क्या होता है, ये जब अपने पास ग्राफ बनाते हैं तो ये इसका क्या है, क्वाड्रेचर है, ये क्वाड्रेचर है, ये क्वाड्रेचर है, ये एक क्वाड्रेचर है, यानी ये पूरा 90 डिग्री का होता है ये वाला भाग। यानी एक पेज के अगर मैं 4 भाग काटता हूँ तो ये पूरा 90 डिग्री कटेगा यहाँ से भाग, ये क्या होता है, क्वाड्रेचर। यानी 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, क्वाड्रेचर, नाम दे दिए यहाँ से। अब 180 डिग्री क्या बोलते हैं, एंटी फेज, एंटी फेज। एंटी फेज का मतलब क्या होता है, भाई एक चीज़ अगर प्लस में है तो दूसरी चीज़ कहाँ पे, माइनस में, वो भी विपरीत दिशा में। यानी ये जब 90 डिग्री पे है ये वाली राशि, ये 90 डिग्री पे है तो ये वाली राशि कहाँ पे होगी, माइनस के अंदर अधिकतम पर। ये प्लस में अधिकतम पर है तो ये कहाँ पे, माइनस में अधिकतम पर। यानी ये 90 डिग्री पर है, ये 270 डिग्री पर है, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 180 डिग्री। तो इस प्रकार इसको क्या बोलते हैं अपन, एंटी फेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखना, ये भी लेगिंग, लीडिंग और इन फेज, ठीक है, ये भी क्या होते हैं, पावर फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं, पावर फैक्टर। लेगिंग पावर फैक्टर होगा, एक होगा अपने पास अग्रगामी पावर फैक्टर, एक होगा इन फेज। इन फेज जो अपने बोलते हैं यूनिटी पावर फैक्टर, यानी इकाई। अधिकतम पावर फैक्टर कितना होता है, इकाई होता है। और पावर फैक्टर किससे दिखाते हैं अपने, कोस फाई से, कोस फाई या कोस एल्फा, ठीक है, एक बात है, कोस एल्फा या कोस फाई, इससे अपने पावर फैक्टर को दिखाते हैं। ये हो गया अपने पास इन फेज, आउट ऑफ फेज राशियाँ, ठीक है। और अपने पास जितनी भी युक्तियाँ आती हैं अपने पाठकों, ट्रांसफार्मर हो गया, उनके द्वारा अपन एसी सप्लाई को आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं, कम और ज़्यादा। परंतु डीसी इतना आसान नहीं होता कम और ज़्यादा परिवर्तन करना, ठीक है। तो इसलिए अपन अधिकतर एसी जो सप्लाई होती है उसका पालन करते हैं,
ठीक है। और एसी को अपन डीसी में परिवर्तित आसानी से कर सकते हैं, किसके द्वारा, डायोड के द्वारा। परंतु डीसी को एसी में परिवर्तन करना क्या होता है, कठिन। उसके लिए मुझे क्या लेके आने पड़ेंगे, बहुत सारे इंडक्टर भी लेके आने पड़ेंगे, इन्वर्टर भी लेके आना पड़ेगा, उसके अंदर मुझे डायोड, ट्रांजिस्टर, ऑसिलेटर, बहुत सारी युक्तियाँ चाहिए, तो महंगा पड़ता है वो चीज़। इसलिए अपन अधिकतर किसी कौन सप्लाई का अपन मतलब परेशान करते हैं, एसी सप्लाई का, ठीक है। अब जो बात करें अपन कर रहे हैं शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, ठीक है, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के बारे में, और शुद्ध इंडक्टिव परिपथ और शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ, शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ, तीनों के बारे में एक साथ में बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपकी समझने में आसान रहेगा और याद करने भी क्या रहेगा, आपके आसान रहेगा। शुद्ध प्रतिरोधी का मतलब क्या होता है, आर। प्रतिरोधी का मतलब भी क्या होता है, आर होता है। इंडक्टर मतलब क्या होता है, एल होता है। और कैपेसिटर का मतलब क्या होता है, सी। अब शुद्ध की बात आई है, कोई चीज़ अगर शुद्ध की बात आती है तो अपन मान लीजिए कोई शुद्ध, अपन बोलते हैं शुद्ध चीनी, तो वो चीनी क्या होगी, शुद्ध होगी, उसके अंदर कोई भी मिलावटें नहीं होगी। तो अपन बात बोल रहे हैं शुद्ध आर की, तो यहाँ पे सिर्फ केवल और केवल क्या होगा, आर ही होगा, यानी केवल और केवल प्रतिरोध। अपने पास अगर कोई ऐसा सर्किट है जिसके अंदर केवल और केवल क्या है, प्रतिरोध ही उपस्थित हो, तो वो कौन सा कहलाता है, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। अगर अपने पास कोई भी ऐसा परिपथ है जिसके अंदर शुद्ध क्या है, इंडक्टर। इंडक्टर किसको बोलते हैं, चौक को। चौक कहाँ पे देखा आपने, ट्यूबलाइट के अंदर। इसके अलावा अपन लगभग मोटरें जो होती हैं, मतलब घरों के अंदर जितने भी उपकरण यूज किए जाते हैं, प्रत्येक के अंदर इंडक्टर लगे होते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास पंखा है, पंखे के अंदर क्या कॉइल लपेटी गई है, क्या लपेटी गई, कॉइल। वो कॉइल ही क्या होती है, इंडक्टर होती है। अपन बात करें इंडक्टर क्या होता है, ठीक है। अपन बेसिक बातें कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब ऊपर से लेंगे और पूरी गहराई से बात नहीं करेंगे। इंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, किस प्रकार होते हैं, इतनी गहराई से बात यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। उनके बारे में मैं आपको एक वीडियो बना के दे चुका हूँ और बहुत सारी वीडियो मैंने अपलोड भी की है, उनको आप देख लेना, ठीक है। और इस वीडियो लाइक जरूर करना और इस वीडियो को पूरा देखना। तो क्या होता है, अपन मान लीजिए मेरे पास कोई पंखा है, मोटर है, या इसके अलावा कोई भी चीज़ है अपने पास, प्रत्येक के अंदर क्या होता है, तार होता है। और तार को मैंने अगर कुंडली के रूप में बना दिया, किसके रूप में, कुंडली के रूप में, वही क्या बन गया मेरे पास, चौक बन गया। चौक यानी इंडक्टर बन गया। चौक को क्या बोलते हैं अपन, इंडक्टर। अगर अपने पास कैपेसिटर क्या होता है, कंडेंसर बोलते हैं अपन, कंडेंसर ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हिंदी में क्या बोलते हैं, संधारित्र। और इंडक्टर क्या बोलते हैं, चौक बोलते हैं, प्रेरक भी बोलते हैं। और प्रतिरोधी क्या बोलते हैं, प्रतिरोधी बोलते हैं, ठीक है। वो तो आपको याद भी होगा। जिस परिपथ के अंदर केवल और केवल चौक लगे हों वो परिपथ क्या कहलाता है, शुद्ध इंडक्टिव परिपथ। जिसके अंदर केवल और केवल क्या लगे हों, कैपेसिटर लगे हों, वो कौन सा कहलाएगा, शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ। समझ में आ गया। परंतु ये वाला परिपथ बनाना संभव होता है, ये वाला परिपथ बनाना क्या होता है, संभव। क्योंकि मेरे पास मान लीजिए लैंप लगा दूं किसी के अंदर, किसी भी सर्किट के अंदर क्या लगा दूं, लैंप बहुत सारे, या मैं क्या लगा दूं, हीटर लगा दूं सारे, तो वो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ हो गया। क्या हो गया, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। उसके अंदर कोई भी इंडक्टर नहीं लगा, तो वो क्या होता, ये बनाना क्या होता है, संभव होता है। इसको बनाना ज़्यादा कठिन नहीं होता। परंतु शुद्ध इंडक्टिव परिपथ बनाना क्या है मेरे पास, असंभव। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं इंडक्टर लगा दूं बहुत सारे, तो उनके अंदर क्या यूज होता है, वायर, यानी चालक यूज होता है। और चालक का क्या होता है, प्रतिरोध। तो वहाँ पे क्या आ जाता है, प्रतिरोध आ जाता है। इसीलिए शुद्ध इंडक्टिव परिपथ बनाना क्या होता है, असंभव। अगर मान लीजिए मैं शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ बनाना चाहूँ, ठीक है, कैपेसिटर लगा दूँ बहुत सारे, परंतु वहाँ पे भी तो क्या होता है, वायर होते होंगे, चालक प्लेटें भी यूज होती हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से वहाँ पे क्या आ जाता है, प्रतिरोध। तो ये भी क्या होता है, बनाना असंभव। परंतु अपन मान सकते हैं कि एक मेरे पास क्या शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ है, शुद्ध इंडक्टिव परिपथ है, एक शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ है। तब क्या होगा, तब की बात कर रहे हैं अपन। अगर अपने पास ऐसा होता तो क्या होता, ठीक है। तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की बात करें तो अगर ऐसा हो गया अपने पास, तो यहाँ पे cos फाई कुछ भी नहीं रहेगा। यानी कि इसके अंदर ये क्या मेरे पास वोल्टेज, और ऐसे मेरे पास क्या होगी, करंट, यानी दोनों क्या होती है, इन फेज होती हैं। दोनों के बीच में 0 डिग्री का अंतराल रहता है। ये मेरे पास वोल्टेज मान लीजिए, तो यहीं पर क्या रहेगी मेरे पास करंट। दोनों के बीच में फेज अंतर क्या होता है, 0 डिग्री। अगर फेज अंतर 0 डिग्री होगा तो फॉर्मूले बता देता हूँ किस प्रकार कार्य करेंगे। पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर V इंटू एन टू cos फाई। ये सिंगल फेज का है। अगर 3 फेज की बात है तो √3 लगा लेना यहाँ पे। अगर 2 फेज की बात है तो √2 लगा लेना, ठीक है। और P बराबर क्या होता है, V इंटू एन टू cos फाई। जब वोल्टेज और करंट दोनों क्या है, इन फेज हैं, तो cos 0 का मान कितना होगा, इकाई होगा। cos 0 का मान कितना होता है, इकाई होगा।
तो शून्य मान इकाई यहाँ, अगर मैं यहाँ पे इकाई से गुणा कर देता हूँ, इकाई का मतलब एक से गुणा करता हूँ तो p बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास v इंटू आई आ जाएगा। तो कोस फाई का मतलब यहाँ पे खत्म हो गया। तो यहाँ पे p बराबर क्या होगा, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के अंदर p बराबर v इंटू आई होगा। आई बराबर क्या होगा, v बटे r होगा, और r बराबर क्या होगा, v बटे आई होगा, और v बराबर क्या होगा, आई इंटू आर होगा। यानी सारे के सारे यहाँ पे ओम के नियम के फॉर्मूले काम करेंगे अपने पास। तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ एक ऐसा परिपथ होता है जहाँ पर एसी का मात्र केवल और केवल एक ऐसा परिपथ होता है जहाँ पर ओम के नियम के सारे फॉर्मूले कार्य करते हैं। ठीक है, इसके अंदर वोल्टेज और करंट क्या रहती है, इन फेज रहती हैं। पावर फैक्टर क्या रहता है, इकाई रहता है। पावर फैक्टर क्या रहेगा, इकाई। और पावर फैक्टर मैंने बताया था, पावर फैक्टर क्या होता है, कोस फाई। ठीक है, और कोस फाई, ठीक है, कोस दोनों जब इन फेज हैं तो 0 डिग्री अंतर है, तो कोस शून्य का मान कितना होगा, इकाई होगा। तो पावर फैक्टर क्या रहता है, इकाई। और ये वाला परिपथ पावर खपत करता है, पावर खपत करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि पी बराबर क्या होता है, वी इंटू आई। जब अपन यहाँ पे मान रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ मान आएगा। इसका मतलब ये वाला परिपथ यहाँ पर पावर खपत करता है, समझ गए। और इसके अंदर सिर्फ प्रतिरोध जुड़े होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये वाला जो परिपथ है, ये वाला परिपथ, इसके अंदर अगर डीसी परिपथ और ये वाला जो परिपथ है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप अपन देखें तो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एक जैसे कार्य करते हैं दोनों। ये एसी का परिपथ है, डीसी वाला डीसी का परिपथ होगा, फिर भी दोनों समान कार्य करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या सिर्फ केवल प्रतिरोध है। अगर अपन बात करें शुद्ध इंडक्टिव परिपथ की, एल इंडक्टिव किससे दिखाते हैं, एल से दिखाते हैं। और एल बराबर क्या होता है, एल बराबर एन फाई बटे आई होता है। तो ये फॉर्मूला होता है इंडक्टर का, इंडक्टेंस निकालने का फॉर्मूला है ये तो। ठीक है, और शुद्ध इंडक्टिव परिपथ की अगर बात की जाए तो इनके बीच में अगर इंडक्टर लगे हैं तो यहाँ पे वोल्टेज है तो करंट कहाँ पे रह जाती है, 90 डिग्री पीछे शुद्ध इंडक्टर के अंदर। अगर शुद्ध नहीं है तो 90 डिग्री पीछे नहीं रहेगी, कम रहेगी, पर पीछे रहेगी, बस ये बात ध्यान रखना। इंडक्टर करंट को पीछे छोड़ता है और शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ वोल्टेज को पीछे छोड़ता है। यहाँ पे वोल्टेज पीछे रहती है 90 डिग्री। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे वोल्टेज है तो यहाँ पे करंट कहाँ पे पहुँचेगी, आगे पहुँचेगी यहाँ पर। तो दोनों बीच में कितना डिग्री का अंतर आ गया, 90 डिग्री का। और यहाँ पे 90 डिग्री का है और यहाँ पे पीछे कौन है, करंट। तो अगर आपको पूछ लिया जाए शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में लीडिंग राशि कौन सी होती है, वोल्टेज होती है, लेगिंग राशि करंट। यहाँ पे शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में लीडिंग राशि कौन होती है, करंट, और लेगिंग राशि कौन होती है, वोल्टेज। ठीक है, अब यहाँ पे 90 डिग्री अंतराल है तो कोस फाई बराबर, कोस फाई का मान कितना है यहाँ पे 90 डिग्री, तो कोस 90 का मान यहाँ पे लिख देता हूँ। कोस 90 का मान कितना होता है, 0। कोस 90 का मान क्या होगा, 0। तो यहाँ पर भी कोस 90 का मान लिखूंगा, कोस 90 डिग्री, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 0। यानी कि शुद्ध इंडक्टिव परिपथ और शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में पावर फैक्टर हमेशा क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। और पावर खपत निकालने का फॉर्मूला क्या, पावर खपत निकालने का फॉर्मूला क्या मेरे पास, P बराबर V इंटू आई इंटू कोस फाई। इसके अंदर भी फॉर्मूला सेम होगा। और V का मान कुछ रहेगा, मान लीजिए 250 वोल्टेज है, मान लो 250 है, करंट का मान 2 एम्पियर मान लेता हूँ मैं। कोस फाई का मान यहाँ पे कितना है, 0। तो पूरा मान कितना आ जाएगा, 0। सेम ही चीज़ इसमें होगी, क्योंकि यहाँ पे कोस फाई का मान कितना है, 0 डिग्री है। ठीक है, तो जब यहाँ पे मान 0 आ गया तो एसी के अंदर शुद्ध इंडक्टिव परिपथ और शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ ऐसे परिपथ होते हैं जो पावर खपत क्या करते हैं, शून्य करते हैं, यानी पावर खपत नहीं करते। अगर इन परिपथों के अंदर अगर अपन सप्लाई देते हैं तो ये एनर्जी को स्टोर करेंगे और वापस एनर्जी को क्या दे देंगे, बाहर दे देंगे, पावर खपत नहीं करेंगे। पावर खपत कौन करता है, केवल और केवल प्रतिरोध करता है। तो समझ में आ गया। और ये फॉर्मूले लीडिंग और लेगिंग राशि कौन सी है, और शुद्ध इंडक्टिव परिपथ क्या होता है, शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ क्या होता है। ये था अपने पास शुद्ध इंडक्टिव और शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ। ठीक है, और ये मेरे पास इंडक्टेंस निकालने का फॉर्मूला। इसके अलावा अपन फॉर्मूलों की बात करें तो एक आता है अपने पास एक्सेल, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक आता है अपने पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस का प्रतीक क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, अगर इंडक्टर की बात है एल लगाएंगे, कैपेसिटी की बात है तो सी लगाएंगे। इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, एक्सएल बराबर क्या होता है, 2πfl होता है। एक्सएल बराबर 2πfl, यानी कि एक्सएल जो डिपेंड करता है वो किस पे करता है, एफ के ऊपर और एल के ऊपर। अगर मान लीजिए एल का मान बढ़ता है, एल का मान अगर बढ़ता है तो एक्सएल का मान बढ़ेगा। अगर आवृत्ति का मान बढ़ता है तो एक्सएल का मान बढ़ेगा।
क्योंकि इंडक्टर तभी काम करता है जब आपके पास कौन हो, एसी हो, प्रत्यावर्ती राशि हो। अगर अपन इंडक्टर को डीसी पर लगा देते हैं तो वो एक शॉर्ट सर्किट परिपथी भांति कार्य करेगा। ठीक है, समझ में आगे, इंडक्टर जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, जैसे ट्रांसफार्मर आपके खराब हो जाता है एसी पर, सॉरी डीसी पर। अगर एक्स सी की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πfc, 2πfc, यानी अगर सी का मान मैं बढ़ाता हूँ तो एक्स सी का मान घटेगा, अगर एफ का मान बढ़ाता हूँ एक्स सी का मान घटेगा, अगर इनको घटाता हूँ तो इनके मान बढ़ जाएंगे। ठीक है, इससे यहाँ पे क्या पता लगता है, अगर मैं एफ का मान बढ़ा देता हूँ, एफ का मान बढ़ाता हूँ तो एक्स सी का मान घटेगा, अगर एफ का मान कम कर देता हूँ तो एक्स सी का मान बढ़ जाएगा। यानी अगर एफ का मान मैं क्या कर दूँ, शून्य कर दूँ, आवर्ती का मान क्या कर दूँ, शून्य, तो यहाँ पे एक्स सी का मान क्या हो जाएगा मेरे पास, अनंत। क्योंकि जब ये शून्य होगा तो ये क्या हो गया, बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर ये शून्य होगा तो ये बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए शून्य होने का मतलब क्या हो गया, डीसी हो गई, आवर्ती किसके अंदर नहीं होती, डीसी के अंदर आवर्ती नहीं होती। तो अगर मैं कैपेसिटर डीसी पे लगा देता हूँ तो वहाँ पे क्या दिखाएगा, आपके पास अनंत प्रतिरोध दिखाएगा। क्यों, वहाँ पे क्या होता है, आवर्ती का मान शून्य होता है, आवर्ती का मान शून्य होने की वजह से वहाँ पे एक्सएल का मान क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। तो वहाँ पे डीसी आपके नहीं बहेगी, डीसी के लिए पूरा खुला परिपथ आपके पास है, हो जाएगा। तो ये हमारे पास शुद्ध कैपेसिटिव और शुद्ध इंडक्टिव परिपथ। अगर अपन बात करते हैं जोड़ने की, किसी बात करते हैं जोड़ने की, वैसे मैं इनके बारे में एक छोटा वीडियो बना दूंगा भाई, फॉर्मूले आए कहाँ से। ठीक है, फॉर्मूले वैसे आते कहाँ से, इनके बारे में आपको अगर देखना है तो इस वीडियो में तो बता नहीं सकता, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना। वैसे मेरी प्ले लिस्ट बनाई हुई है, अलग अलग चैप्टर की अलग अलग प्ले लिस्ट बनाई है टॉपिक वाइज, यानी कि ऊपर वाला वीडियो पहला है, उसके नीचे वाला दूसरा, तो उसके नीचे वाला तीसरा होगा, यानी लेवल वाइज प्ले लिस्ट बनाई गई है मेरे पास। तो आप प्ले लिस्ट के अंदर जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करता हूँ जोड़ने की। अगर मेरे पास आर है, अगर मेरे पास क्या है एल, अगर मेरे पास क्या है सी, अगर मैं श्रेणी की बात अगर करूँ, मैं सीरीज की अगर मैं बात करता हूँ तो आर टी बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर समानांतर की बात करता हूँ तो 1/RT बराबर R1 प्लस R2, वो भी 1 के नीचे 1/R1 प्लस 1/R2 इस प्रकार होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका। अगर मेरे पास चौक हो तो सेम ही बात है, LT बराबर L1 प्लस L2 होगा, और समानांतर की बात करूँ LT बराबर 1/L1 प्लस 1/L2, ये समानांतर के अंदर हो गया। चौक और कैपेसिटर, सॉरी चौक और प्रतिरोध एक तरह ही जुड़ते हैं, एक तरह ही काम करते हैं। अगर सीरीज के अंदर जोड़ूंगा तो सबसे कम मान, सबसे अधिकतम मान का है ना, उससे ज़्यादा आएगा मान। यानी कि सीरीज के अंदर अगर चौक जोड़ दूं या सीरीज के अंदर क्या जोड़ दूं, प्रतिरोध, जो सबसे कम, सबसे अधिक मान का है उससे भी ज़्यादा मान आएगा वहाँ पे टोटल। अगर मैं समानांतर में जोड़ता हूँ, जो सबसे कम मान का होगा ना, अगर आपके पास प्रतिरोध में समानांतर में जोड़ूँ सबसे कम मान का 0.5, तो उससे भी कम आएगा प्रतिरोध, सबसे कम मान से भी कम आता है, सबसे कम मान से भी कम यहाँ पे प्रतिरोध आएगा, और यहाँ पे सबसे कम मान से भी इंडक्टेंस सबसे कम आएगा। ये चीज़ याद रखें, तो समानांतर में जोड़ते हैं तो इंडक्टेंस और प्रतिरोध दोनों घटते हैं, अगर आप श्रेणी में जोड़ते हैं तो दोनों ही बढ़ते हैं। ठीक है, परंतु कैपेसिटी यहाँ पे उल्टा कार्य करता है, 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, यहाँ पे सीरीज में होता है। तो यहाँ पे श्रेणी में जोड़ते हैं तो अधिकतम मान से भी अधिकतम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे कम मान से भी कम आएगा यहाँ पर। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत सारे घुमा घुमा के पूछ लेते हैं ये। और यहाँ पे समानांतर में क्या होता है, CT बराबर C1 प्लस C2, इस प्रकार जुड़ते हैं। तो सबसे कम अधिकतम मान से भी क्या आएगा, अधिकतम। तो कैपेसिटिव परिपथ के अंदर अगर आपके पास कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हैं तो सबसे कम मान का जो कैपेसिटर होगा उससे भी कम मान आएगा वहाँ पे, और समानांतर में जुड़े हैं तो सबसे अधिकतम मान का जो होगा ना उससे भी अधिकतम मान आएगा, क्योंकि योग होगा यहाँ पे। और यहाँ पे अगर एक्सएल की बात करूँ तो क्या होता है मेरे पास 2πfl, यहाँ पे एक्स क्या होता है 1/2πfc। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, रेजोनेंस आवृत्ति, रेजोनेंस आवृत्ति। ठीक है, अब रेजोनेंस आवृत्ति क्या होती है, जब आपके पास किसी परिपथ के अंदर XL और XC क्या हो जाए बराबर, वो क्या होती है, रेजोनेंस आवृत्ति। XL का मान क्या है मेरे पास, इसको थोड़ा हटा देता हूँ मैं इधर से। XL का मान क्या, 2πfl, ये लिख सकता हूँ XL की जगह। XC का मान क्या होता है, 1/2πfc, मैंने बता दिया 1/2πfc। ठीक है, तो मुझे निकालना क्या, रेजोनेंस आवृत्ति, तो मुझे चाहिए कौन, F को मैं इधर ले आता हूँ, 2π
एफ की स्क्वायर और एल बराबर 1/2πc, और 2π को मैं इधर ले जाता हूँ इंटू 2π, इधर ले गया। एल को भी मैं उधर ले जाता हूँ, क्यों मुझे चाहिए क्या, एफ चाहिए, रेजोनेंस आवृत्ति चाहिए, तो एल को मैं इधर ले जाता हूँ। ठीक है, इतना हो गया। तो एफ की स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 1/2 इंटू 2 को 2 से गुणा कर देता हूँ, कितना आ गया मेरे पास 4। पाई को पाई से गुणा कर देता हूँ, क्या आ गया मेरे पास पाई की स्क्वायर। सी को एल से गुणा कर देता हूँ, क्या आ गया मेरे पास सी एल। और यहाँ स्क्वायर जब हटेगी तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपके पास, रूट। क्या लग जाएगा, रूट। तो 1 का रूट क्या होता है, 1 होता है। 4 का रूट क्या होता है, 2। पाई स्क्वायर का रूट क्या होता है, पाई। और सी एल का रूट क्या होता है, रूट सी एल। तो ये सी एल इसके अंदर रह जाएंगे। तो रेजोनेंस आवृत्ति क्या होती है आपके पास, जब आपके पास एक्स एल और एक्स सी बराबर हो जाए तो वहाँ पे आवृत्ति क्या हो जाएगी आपके पास, वहाँ पे जो आवृत्ति होती है वो होती है रेजोनेंस आवृत्ति। उसका मान क्या होगा, फिर बराबर 1/2π√LC होगा। तो यहाँ पे आप एल और सी का मान रख कर यहाँ पे रेजोनेंस आवृत्ति निकाल सकते हो। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके पास। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई मेरे हिसाब से। नॉर्मल चीज़ें बता रहा हूँ, आपको रिवाइज करवा रहा हूँ चैप्टर। ये मैं सोच रहा हूँ हमने पढ़ ली तो भी नहीं पढ़ लिया करो। ठीक है, और अब बात करते हैं अपन आगे। तो देखिए बात करते हैं अपन कैपेसिटर की, कैपेसिटर और इंडक्टर की, दोनों की बात अपन साथ में कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक मेरे पास क्या होता है इंडक्टर, इंडक्टर होती है क्वाइल। ठीक है, और कैपेसिटर होता है प्लेटें। अब प्लेटों किस प्रकार जोड़ा जाता है, ये प्लेटें होती है। पहले कैपेसिटर परिभाषा बता देता हूँ आपको। मतलब किसी भी अचालक, बीच में क्या होता है अचालक होता है, यहाँ पर क्या है अचालक, किसी भी अचालक पदार्थ द्वारा अलग की गई 2 प्लेटें हों वो जो क्या करती हूँ, आवेश एकत्रित करती हूँ। ऐसे प्लेटें तो अलग मैं वैसे भी कर सकता हूँ। मान लीजिए एक स्टील की प्लेट ले ली, एक दूसरी प्लेट ले ली, दोनों रख दिया, बीच में हवा है, उसको मैं सप्लाई दे दूँ तो वो काम नहीं करेगा, कैपेसिटी की बांधती। ठीक है, मतलब जो अपने अंदर आवेश एकत्रित करने की पावर रखता है, क्षमता रखता है, कैपेसिटी रखता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। अपने अंदर ये क्या करता है, ऊर्जा एकत्रित करता है। क्या करता है, अपने अंदर ऊर्जा एकत्रित करता है, ये भी करता है और ये भी करता है। अब क्वेश्चन आता है, कई बार पूछ लेते हैं एक कैपेसिटर ऊर्जा किसके रूप में एकत्रित करता है, तो ये आवेश के रूप में एकत्रित करता है, परंतु ये किसके रूप में ऊर्जा एकत्रित करता है, चुंबक के रूप में। यानी कि ये चुंबक के रूप में ऊर्जा एकत्रित करता है। अब ये कैसे करता है, यहाँ पे कुंडली है, कुंडली में जब मैं धारा प्रवाहित करूँगा तो यहाँ पे क्या बनेगी, चुंबक बनेगी। जब एक बार भाई मान लीजिए, इसके बारे में वैसे कार्य प्रणाली बता चुका हूँ, इंडक्टर की कार्य प्रणाली बता चुका हूँ, कैपेसिटर की भी कार्य प्रणाली बता चुका हूँ, वो वीडियो आप देख लेना। और इसके अंदर सिंपल बातें बता देता हूँ। जब अपने पास मान लीजिए प्लस है तो यहाँ पे मान लीजिए एन पोल बना हुआ, यहाँ पे एस पोल बना हुआ, थोड़ी देर बाद में क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एस पोल, यहाँ पे क्या बन जाएगा, एन पोल। क्यों, करंट की दिशा परिवर्तन होती है तो पोलों में क्या हो जाता है, परिवर्तन। तो एक बार चुंबकीय बल रेखाएं इधर जाएंगी और एक बार इधर जाएंगी तो कटेगी ये चुंबकीय बल रेखाएं, तो पूरा डिस्चार्ज हो नहीं पाएगा। उससे पहले क्या हो जाएगी, ये धारा में परिवर्तन हो जाएगा और यहाँ पे चुंबक स्थापित हो जाएगी। इस प्रकार यहाँ पे एकत्रित होती रहती है, यानी घड़े में थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करीब बढ़ता रहता है। इसलिए वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ाता है। ये वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, वोल्टेज को बढ़ाने का मतलब ये वोल्टेज को आगे करने का काम करता है और करंट यहाँ पे कहाँ पे रह जाती है, पीछे। करंट को पीछे धकेलने का काम करता है। यानी कि सीधी सी बात है, इसके अंदर पावर फैक्टर क्या रहता है, लेगिंग रहता है। अब लेगिंग कितना रहेगा वो करेगा इसके ऊपर डिपेंड। और यहाँ पे ये क्या करता है, करंट को आगे करता है और वोल्टेज को पीछे करता है। यानी कि ये वोल्टेज में परिवर्तनों का विरोध करता है, ये करंट के अंदर परिवर्तनों का विरोध करता है। तो इसमें करंट आगे होती है, वोल्टेज पीछे होती है। यानी सीधी सी बात है, इसमें पावर फैक्टर क्या होता है, लीडिंग होता है। अपन लीडिंग बोलते हैं। तो करंट के आधार पर अपन पावर फैक्टर देखते हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने बताया कि आपको जो चीज़ आगे होगी वो लीडिंग राशि होगी, जो पीछे होगी वो क्या होगी, लैगिंग राशि। ठीक है, ये बात समझ गए। इसके अंदर जो आवेश एकत्रित होता है, ये आवेश जो एकत्रित होता है इसके अंदर, उसके फॉर्मूले बता देता हूँ, वो देख लो। इसके अंदर आवेश एकत्रित करने, आवेश को अपन लेंगे ई के रूप में। ई बोले तो एनर्जी, ऊर्जा। भाई ऊर्जा जो एकत्रित होती है वो किसके रूप में होती है, 1/2 CV की स्क्वायर, 1/2 CV की स्क्वायर। ठीक है, और इसका जो मात्रा आएगा वो किसमें आएगा, जूल के अंदर। क्यों, ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है, याद रखना। 1/2 CV की स्क्वायर। वी यहाँ पे क्या, वोल्टेज। वी क्या यहाँ पे, वोल्टेज। और सी यहाँ पे क्या है, कैपेसिटेंस, यानी धारिता।
यानी कि जो अपने पास कैपेसिटर होता है वो अपने अंदर कितना आवेश एकत्रित कर सकता है, उसकी जो क्षमता होती है वो क्या होती है, धारिता होती है। और ये कितनी ऊर्जा एकत्रित करेगा वो अपन निकाल सकते हैं 1/2 CV की स्क्वायर के माध्यम से। परंतु यहाँ पे इंडक्टर है, इंडक्टर के अंदर भी अपन ई बराबर देखते हैं, ई क्या होता है, एनर्जी बराबर 1/2 LI की स्क्वायर। यहाँ पे आई क्या है, करंट, एल क्या है, यहाँ पे जो अपने पास इंडक्टेंस जो होता है हेनरी के अंदर उसका मान है, इसका भी मात्रा किस में आएगा, जूल के अंदर आएगा। ये भी क्या है, एक ऊर्जा। ठीक है, इसके अलावा भी बता देता हूँ, इसमें जो अपन पास एक फॉर्मूला था Q बराबर CV, Q बराबर CV, Q क्या, यहाँ पे आवेश यानी कुलाम, आवेश का मात्रा क्या होता है, कुलाम होता है। ये क्या मेरे पास धारिता यानी C, ये वाला V, यहाँ पे क्या वोल्टेज। तो मैं यहाँ से क्या निकालना चाहूँ, C, क्या निकालना चाहूँगा, C बराबर क्या हो जाएगा, V को इधर ले जाऊँ तो Q बटे क्या हो जाएगा, V। क्यों, यहाँ मल्टीप्लाई के अंदर था, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो C की जगह Q बटे V में लिख सकता हूँ। ठीक है, और V का मान यहाँ से निकालूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास, V बराबर Q बटे C। तो V की जगह Q बटे C लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो भी अपने पास अलग फॉर्मूले बनकर स्थापित हो सकते हैं। यानी अपने पास अगर Q और V का मान दे दी तो भी अपन यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, E निकाल सकते हैं सीधा आसानी से। Q बटे V का मान लिख कर इसकी जगह रख देंगे C की जगह, तो अपने पास क्या आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, ये हो गए मेरे पास कुछ क्वेश्चन। इसके अलावा अपने पास प्रतिबाधा की, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट हैं अलग अलग, आगे पीछे मैं लेता रहूँगा, ये नहीं कि स्टेप वाइज चल रहा हूँ, आगे पीछे लेता रहूँ, पूरा चैप्टर आपके कवर हो जाएगा। प्रतिबाधा को अपन दिखाते हैं जेड से। और अपने पास एक होता है इंडक्टेंस, उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस, कुछ बातें बता रहा हूँ वो देख लेना। इसको दिखाते हैं अपन एक्सेल से। और एक होता है अपने पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसको अपन दिखाते हैं रिएक्टेंस XC से। प्रतिबाधा होती है जेड, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है XL, और कैपेसिटिव जो रिएक्टेंस होता है वो होता है XC। ठीक है, ये होता है कैपेसिटर के अंदर, ये होता है मेरे पास इंडक्टर के अंदर, ये होता है इन दोनों का योग। पूरे परिपथ का प्रतिरोधी क्या होता है, जेड होता है। यानी कि जिसके अंदर XL भी आ गया, XC भी आ गया और R भी आ गया, तीनों को मिला के जो अपने पास आता है वो क्या आता है, जेड आता है। तो यहाँ पे होता है टोटल प्रतिरोध, जेड क्या होता है, टोटल प्रतिरोध। अब ये क्या होता है, इसके बारे में बात करें। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों के बारे में। इन दोनों के बारे में वैसे तो मैंने बात कर ली, तो अभी कुछ 1-2 पॉइंट छूट गए वो बता देता हूँ। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, एक अपने पास इंडक्टर होता है, इंडक्टर के द्वारा किसी भी प्रत्यावर्ती धारा वाला जो परिपथ होता है उसके अंदर प्रतिरोध दिखाया जाता है। भाई कुछ ना कुछ प्रतिरोध दिखाएगा, वो अपना धारा में परिवर्तन का विरोध करेगा, वो भी क्या, प्रतिरोध। ये बाधा है, और बाधा का मात्रा क्या होता है, ओम। तो इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा मेरे पास, ओम होगा। बाधा का मात्रक ही क्या होता है, ओम होता है। चाहे अपने पास जेड आ जाए, चाहे अपने पास XL आ जाए, चाहे अपने पास XC आ जाए, चाहे अपने पास R आ जाए, तो बाधा का मात्रक क्या होता है, ओम। क्योंकि करंट में अगर विरोध होता है तो उसका मात्रक क्या होता है, ओम ही होता है प्रतिरोध का। तो ये भी क्या है, यहाँ पे बाधा ही है, तो इनका भी मात्रक क्या होगा, ओम होगा। ठीक है, तो याद करना ओम होता है इसका मात्रक। तो ओम का नियम काम नहीं करेगा यहाँ पर जो ओम का नियम है वो काम में नहीं करता। क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं भाई, अपने पास पावर फैक्टर आ जाता है। जहाँ पे पावर फैक्टर अगर बात आती है तो वहाँ पर ओम का नियम काम नहीं करता। परंतु अगर कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाए, मेरे पास एक कैपेसिटर है, एक इंडक्टर है, एक अपने पास क्या है भाई प्रतिरोध है, एक अपने पास क्या है, कोई भी डायोड है, डायोड मान लीजिए, ऐसे आ जाए क्वेश्चन, R है, XL है, L है और C है मेरे पास, इसके अलावा कोई भाई ट्रांजिस्टर है, ये 4 चीज़ें मेरे पास। तो ओम का नियम किस प्रकार ये नहीं करता। तो इस समय क्या आएगा मेरे पास, ये अर्धचालक युक्तियाँ, ट्रांजिस्टर आएगा। अर्धचालकों पर ओम का नियम कभी भी काम में नहीं करता, परंतु यहाँ पर भी ओम का नियम काम नहीं करता है। परंतु इनकी अपेक्षा यहाँ पर ओम का नियम काम में कर सकता है, परंतु यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्योंकि ये चीज़ें क्या होती हैं, जो अपने पास पावर वगैरह होती हैं, भाई पावर को नहीं बढ़ा सकती, ये पावर को नहीं बढ़ा सकती, ये भी पावर को नहीं बढ़ा सकती। हाँ, करंट में अगर वोल्टेज में परिवर्तन होता है तो करंट में परिवर्तन होगा, सीधी सी बात है। वोल्टेज करंट में परिवर्तन कर सकती है, पर पावर को बढ़ा नहीं सकती। क्योंकि अर्धचालक युक्तियाँ क्या होती हैं, ये पावर को गेन कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं। जब पावर गेन हो गई, जो अपने इनपुट दे रहे हैं उससे भी ज़्यादा इनपुट अपने को आउटपुट के रूप में मिलेगी, तो अपने लिए तो ये होगा ना भाई, उसका दक्षता क्या होगी, ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पे ओम का नियम काम नहीं करता। ओम का नियम क्या बोलता है, V बराबर IR होता है। अगर मैं मान लीजिए I कर रहा हूँ, I निकालूँ, V बटे R हो जाएगा। अगर अपने पास R बढ़ता है
तो करंट का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पर तो करंट अर्धचालक युक्तियों में करंट का मान बढ़ जाता है, करंट का मान बढ़ जाता है, एक बात। दूसरी बात, अर्धचालक युक्तियाँ टेम्परेचर के ऊपर क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं टेम्परेचर के ऊपर, तापमान के ऊपर। अगर मान लीजिए तापमान में परिवर्तन होता है तो अर्धचालक युक्तियों के अंदर प्रतिरोध जो होता है आर, उसके अंदर भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन। इसलिए यहाँ पे ओम का नियम काम नहीं कर सकता। ट्रायोड वाल्व, ट्रांजिस्टर, जो अपने पास आईसी, इनके ऊपर ओम का नियम काम नहीं करता, याद रखना। उनकी अपेक्षा इनके ऊपर काम करता है। अगर सिंपल अपने पास आर एल दो ही आए, आर एल आ गया या ए, इस प्रकार क्वेश्चन आते, देख लो एक बार क्वेश्चन और देख लो कि निम्न में से ओम का नियम किस प्रकार काम नहीं करता। ये क्वेश्चन है मेरे पास, ऑप्शन क्या है, आर है, एल है, ए व बी, दोनों में से कोई नहीं, ऐसे आ गया। तो एल के ऊपर ओम का नियम काम नहीं करता, यहाँ पे आर के ऊपर काम करेगा, एल के ऊपर काम नहीं करेगा। तो याद रखना, अगर एल पर तभी काम करेगा ओम का नियम जब वो किसी में जुड़ा हो, डीसी के अंदर जुड़ा हो। एसी के अंदर अगर अपने पास इंडक्टर एसी के अंदर जुड़ा है तो वहाँ पे ओम का नियम काम नहीं करता। तो समझ गए, ये बात थी। अब बात आती है, अगर मेरे पास कोई इंडक्टर लगा हुआ परिपथ है, उसके अंदर अगर मैं वोल्टेज निकालना चाहूँ तो क्या होगी, वोल्टेज क्या होती है, आई इंटू आर होती है, पता है सभी को, आई इंटू आर होती है। आई तो अपने पास आई रहेगी, आई में चेंज नहीं होता। आई की ये तो है नहीं कि पंख लग जाएंगे, आई तो वही रहेगी, आई में बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। भाई कम और ज़्यादा हो सकती है और तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, परंतु आर में यहाँ पे क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पे आर नहीं होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस वाला जो परिपथ होता है, प्योर इंडक्टर वाला, उसके अंदर आर क्या होता है, शून्य होता है, परंतु आर की जगह क्या होता है मेरे पास वहाँ पे एक्सएल। अभी मैंने बताया था इंडक्टिव रिएक्टेंस ही क्या होता है, एक्स बाधा होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास एक्सएल। तो वी बराबर क्या होता है, आई इंटू एक्सएल। अगर मैं क्या निकालना चाहूँ, यहाँ से करंट निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, वी बटे एक्सएल, यानी वी बटे आर होता है फॉर्मूला। तो आर यहाँ पे किसकी बनती है, एक्सएल की बनती है। यहाँ पे एक्सएल ही क्या है, एक प्रकार से आर है, बाधा है, तो वी बटे एक्सएल हो जाएगा। इसका मान किस में आएगा, एम्पियर में, इसका मान किस में आएगा, वोल्ट में। और यहाँ से मैं एक्सएल अगर निकालना चाहूँ तो वी इंटू वी बटे आई भी कर सकता हूँ, अब अगर अपने पास मान दिया गया है परिपथ में। ठीक है, ठीक है, ये हो गया मेरे पास ये वाले इक्वेशन। अब आती है cos फाई की बात। अगर पावर निकालना चाहूँ मैं इसकी, तो पावर क्या आएगी, अगर मैं इसकी पावर निकालना चाहूँ तो मेरे पास पावर क्या आएगी, तो P बराबर क्या होता है, अभी मैंने फॉर्मूला बताए होंगे। P बराबर क्या होता है, सिंगल फेज के अंदर V इंटू आई इंटू कोस फाई, ये होता है पावर का फॉर्मूला सिंगल फेज के अंदर। 3 फेज के अंदर √3 लगाना है और 2 फेज के अंदर √2 लगाना है। तो V मेरे पास क्या है, V है यहाँ पर, V तो V है, आई भी मेरे पास क्या है, आई है, परंतु यहाँ पे कोस फाई कुछ ना कुछ तो होगा, कोस फाई यहाँ पे होगा। ठीक है, और अपन आई का मान ये भी रख सकते हैं, वी बटे एक्सएल भी यहाँ पे रख सकते हैं आई की जगह, और वी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आई इंटू एक्सएल भी लिख सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो भी अपने पास क्या जी, पावर, परंतु यहाँ पे कोस फाई रहेगा, क्योंकि इंडक्टर जो लगा है वहाँ पे पावर फैक्टर भी अलग होगा, इकाई नहीं हो सकता। इकाई होता तो मैं इकाई ले लेता है यहाँ पे, तो एक हो जाता, तो P बराबर क्या होता है, वी इंटू आई होता। तो यहाँ पे कोस फाई भी होगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिया जाएगा, स्पेशल कोस फाई लिया जाएगा। इसीलिए अपने पास प्रत्यावर्ती धारा वाले जो परिपथ होते हैं, यानी एसी वाले जो परिपथ होते हैं, उनके अंदर कोस फाई 100% आएगा। चाहे अपने पास एसी की मोटर हों, एसी के ट्रांसफार्मर हों, एसी का कोई भी परिपथ हो, वहाँ पे क्या आएगा, कोस फाई आएगा, सिंपल सी बात है। वैसे ही अपने पास जिस प्रकार इंडक्टर वाला जो परिपथ है, उसी प्रकार कौन होता है अपने पास, कैपेसिटर वाला परिपथ, यानी एक कैपेसिटर वाला परिपथ, उसके अंदर क्या होता है मेरे पास XC, इसका मात्रा क्या होता है, ओम। ये भी क्या होती है अपने पास, एक बाधा होती है, जिस प्रकार XL होती है, जिस प्रकार अपने पास R होता है। ठीक है, तो इसका मात्रा क्या होगा, ओम होगा। और अगर अपन मैं बात करूँ यहाँ पे करंट की, तो V बटे R होता है, वैसे फॉर्मूला सभी को पता है भाई, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ओम के नियम से V बटे R। और V तो V रहेगा, परंतु यहाँ पे R क्या हो जाएगा, चेंज, क्योंकि एक शुद्ध कैपेसिटी जो परिपथ होता है अपने पास, वो क्या होता है भाई, जिसके अंदर R का मान क्या होता है, शून्य। अब यहाँ पे R तो है नहीं, अगर मैं शून्य रख देता हूँ तो यहाँ पे करंट का मान क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा, परंतु अनंत हो नहीं सकता। यहाँ पे करंट का मान अनंत नहीं हो सकता, क्योंकि R अगर शून्य हो गया तो यहाँ पे मैंने क्या माना है कि एक शुद्ध कैपेसिटी परिपथ है, वहाँ पे क्या है, कैपेसिटर है, प्योर कैपेसिटी परिपथ है। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे पास एक्स, ये यहाँ पे क्या है, प्रतिरोध की भांति कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे करंट का मान क्या होगा, V बटे, पावर क्या होगी, P बराबर V इंटू आई होता है।
और आगे क्या जुड़ेगा, इसके कोस फाई जुड़ेगा, और कोस फाई यहाँ पे ज़रूर आएगा, क्योंकि मैंने बता दिया जहाँ पे इंडक्टर होगा, कैपेसिटर होगा, तो वहाँ पे कोस फाई अवश्य आएगा। वहाँ पे पावर फैक्टर खराब हो जाता है, आपका इकाई नहीं रहता, ठीक है। और अगर मैं पावर फैक्टर की बात करूँ, पावर फैक्टर की अगर मैं बात करूँ तो पावर फैक्टर इकाई हो सकता है अधिकतम, ये होता है अधिकतम, ये होता है अधिकतम, और न्यूनतम कितना हो सकता है, शून्य। इनके बीच में रहता है, ना तो इकाई से ऊपर जाता है, ना शून्य से ऊपर नीचे जाता है, 0 से 1 के मध्य ही रहता है, 0.85, 0.75, 0.8, 0.7, 0.6 ये हो सकता है, परंतु 1 से ऊपर नहीं जाएगा और शून्य से नीचे नहीं आएगा। तो ये याद रखना, अधिकतम पावर फैक्टर कितना होता है, इकाई, न्यूनतम शून्य। भाई कभी आप ऐसा सोच लो 2 होता है, 3 होता है, ऑप्शन में आ जाए, एक बार मैंने देखा भी ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया अपने पास कैपेसिटर वाला परिपथ। तो समझ गए आप, सिंपल बातें बता रहा हूँ, शायद आप ये पढ़ी हुई भी होंगी, मैं तो सिर्फ आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। और वीडियो जरूर पूरा देखना नहीं है, ठीक है। अब जो बात करेंगे अपन करेंगे प्रतिबाधा वाले परिपथों की, प्रतिबाधा वाले परिपथ। और यहाँ पर मैं उससे पहले बता देता हूँ, आप कैपेसिटर की भी बहुत प्रकार होते हैं और अपने पास इंडक्टर की भी बहुत प्रकार होते हैं। जिस प्रकार मान लीजिए अपने पास अगर कैपेसिटर जो प्लेटें होती हैं उनके बीच में जो अचालक मैं यूज़ करूँ उसके आधार पर मैं कैपेसिटर को बांट सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं वहाँ पे जो प्लेटें यूज़ कर रहा हूँ उसके आधार पे कैपेसिटर को बांट सकता हूँ। तो कैपेसिटर वाले भाई एसी थ्योरी की जितने भी वीडियो हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगी, तो उनके बारे में मैंने आपको पूरा बताया है। तो वे एक वीडियो उनको आप पूरा देखना, आपको डिस्क्रिप्शन नीचे दिया गया है, उसके अंदर क्लिक करो और नीचे जो लिंक दी गई है उसके ऊपर जाके आप देख सकते हो, पूरी आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी एसी थ्योरी की, ठीक है। उसके अंदर आप देख लेना। अब मैंने वहाँ पे कैपेसिटी प्रकार भी बताए हैं, इंडक्टर प्रकार भी मैंने वहाँ पे बताए हैं, और कैपेसिटी पूरी कार्य प्रणाली बताई है, इंडक्टर कार्य प्रणाली बताई है, हर चीज़ मैंने वहाँ पे बताई है। तो एक वीडियो है, ज़्यादा लंबा भी नहीं है मेरे हिसाब से, आप उनको देख जरूर लेना, ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अंदर इस वाली वीडियो में तो मैं सिर्फ आपको रिवाइज कर रहा हूँ, ये जो चीज़ें हैं आपने पढ़ी भी हैं, फिर भी मैं आपको रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी अपने एग्ज़ाम आ रहे हैं, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है रिवाइज करना। प्रतिबाधा को अपन दिखाते हैं जेड से, बाधा है इसका मतलब क्या है, प्रतिरोध, एक प्रकार से क्या है, प्रतिरोध। अब एसी के अंदर प्रतिरोध आर तो होता नहीं है, यहाँ पे क्या होता है, आर भी होता है, एक्सएल भी होता है, और अपने पास कौन होता है, एक्ससी, इन तीनों का योग होता है, वही क्या है मेरे पास, प्रतिबाधा। यानी कि एक एसी सर्किट का कुल प्रतिरोध क्या कहलाता है, प्रतिबाधा अपने पास कहलाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है जेड का वो होता है आर की स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्स सी की होल स्क्वायर, एक्स सी की होल स्क्वायर, और इसका लग जाता है रूट। और ये रिलेटिव फॉर्मूला कैसा था, जेड की स्क्वायर बराबर आर की स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्स सी, ऐसा फॉर्मूला था ये। मैंने यहाँ स्क्वायर हटाया तो यहाँ पे क्या लगा दिया, रूट। अब इस चिन्ह का मतलब क्या हो गया, इन दोनों में से जो चीज़ बड़ी होगी उसमें से छोटी वाली चीज़ घटाई जाएगी। अगर आपके पास एक्स सी बड़ा है, एक्सएल छोटा है, तो एक्स सी में से एक्सएल घटाएंगे। अगर एक्सएल बड़ा है और एक्स सी छोटा है तो एक्सएल में से एक्स सी अपन घटा देंगे, तो अपने पास किसका मान आ जाएगा, जेड का मान आ जाएगा। ये होगा टोटल प्रतिरोध, ये क्या होगा, एक एसी सर्किट का टोटल प्रतिरोध होगा। और इसका जो मान आएगा वो किस में आएगा, ओम के अंदर। प्रतिबाधा क्या होती है, प्रतिरोधी होता है, एक प्रकार से कुल प्रतिरोध होता है, बस बात इतनी है। इसलिए यहाँ पे इसका जो मान आएगा वो किस में आएगा, ओम के अंदर। और यहाँ से मैं वोल्टेज निकाल सकता हूँ, वी बराबर क्या होता है, इंटू आर होता है, आई बराबर क्या होता है, वी अपॉन आर होता है, और आर बराबर क्या होता है, वी अपॉन आई होता है। परंतु यहाँ पे आर नहीं है, यहाँ पे मेरे पास क्या जेड है। तो मैं यहाँ से अगर करंट निकालना चाहूँ तो वी बटे जेड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वी बटे जेड। तो यहाँ से मैं करंट निकाल सकता हूँ। और आपके पास आई इंटू, यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास जेड हो जाएगा। वो सिंपल फॉर्मूले वी बराबर आई इंटू आर, वो तो ओम के नियम से फॉर्मूले हो गए। यहाँ पे बहुत सारा प्रतिरोध जुड़ता है, आर भी जुड़ेगा, एक्सएल भी जुड़ेगा, एक्स सी भी जुड़ेगा, इसलिए यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, जेड। और जेड को दिखाते हैं प्रतिबाधा, ठीक है, समझ में आ गया, ये होती है प्रतिबाधा। और यहाँ से जब प्रतिबाधा की बात आती है तो मेरे पास आता है पावर फैक्टर, क्या आता है, पावर फैक्टर यानी कोस फाई। कोस फाई सिंपल फॉर्मूले की बात करें तो अपने पास होता है आर बटे जेड, सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है ये वाला फॉर्मूला। अगर आपके पास आर का मान है, जेड का मान है, तो आप क्या निकाल सकते हो, पावर फैक्टर निकाल सकते हो। एक होता है अपने पास पावर फैक्टर फॉर्मूला जो अपने पास वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति बटे आभासी शक्ति, ये भी अपने पास फॉर्मूला कैसे होता है, पावर फैक्टर फॉर्मूला होता है। अब
वास्तविक शक्ति क्या होती है, जो रियलिटी के अंदर खपत हो रही है वो शक्ति क्या होती है, वास्तविक। ठीक है, एक अपना आभास कर लेते हैं शक्ति का, भाई चलो इतना मान लिया, इतनी ही, वो क्या होती है, आभासी शक्ति। तो वास्तविक शक्ति क्या, अगर आपको ये पूछ लिया जाए वास्तविक शक्ति का फॉर्मूला बताओ, तो वास्तविक शक्ति कोई भी ऐसी सर्किट है अपने पास, वहाँ पे वास्तविक शक्ति कुछ ना कुछ जो रियलिटी के अंदर खपत होती है वही क्या होती है, वास्तविक शक्ति। तो ऐसी सर्किट के अंदर क्या होगा, P बराबर, मैंने फॉर्मूला बताया था V इंटू N टू cos फाई, ये क्या होता है, वास्तविक शक्ति होती है ऐसी सर्किट की। और अगर आपके पास वास्तविक शक्ति दे दी जाए तो वो क्या होगी, अपने पास V इंटू N टू cos फाई होगी। तो इसके बराबर आप लिख सकते हो, अपने पास क्या आ जाएगा, पावर फैक्टर आ सकता है। और आभासी शक्ति क्या होती है मेरे पास, जो अपन मान लेते हैं साहब, यानी पावर फैक्टर इकाई मान लेते हैं उस टाइम, तो क्या होता है P बराबर V इंटू आई, ये होती है आभासी शक्ति, ये होती है वास्तविक शक्ति। तो इसके अंदर किसका डिवाइड कर दूं मैं, V इंटू आई का, तो V इंटू आई से V इंटू आई कट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, cos फाई। तो अपने पास क्या आ सकता है, पावर फैक्टर आ सकता है। ये होता है पावर फैक्टर के फॉर्मूले। ठीक है, अब कुछ बातें और बता देता हूँ कि अपने पास अभी जो फॉर्मूला आया था, ऐसे V की स्क्वायर बराबर, सॉरी Z की स्क्वायर बराबर R की स्क्वायर प्लस XL अंडर XC, सॉरी XL अंतर XC की होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहाँ से आया मेरे पास, भाई ये फॉर्मूला मैंने लिया तो कैसे लिया होगा। और उसके बारे में बात करें तो मान लीजिए ये मेरे पास क्या, एक ग्राफ बना लेता हूँ मैं, ये मेरे पास कोई भी वेक्टर डायग्राम, यहाँ पे वोल्टेज है मेरे पास। ठीक है, जो R होगा, R के अंदर R की वजह से पावर फैक्टर होता है वो इकाई रहता है R की वजह से, यानी इन फेज रहता है। R की वजह से जो करंट होती है वो वोल्टेज से ना तो आगे होती है ना ही पीछे होती है, परंतु आपकी इंडक्टर की वजह से जो करंट होती है वो कहाँ पे चली जाती है, पीछे, पर पूरी पीछे नहीं जा पाती, कुछ कुछ पीछे जाती है। कुछ भी मान लीजिए आप, मान लीजिए यहाँ पर गई है, यहाँ पे क्या पहुँच गई करंट, परंतु आपके पास जो XC आया है उसकी वजह से करंट कहाँ पे जाती है, आगे। करंट कहाँ पे जाएगी, आगे। ये हो गया मेरे पास XC, और ये हो गया मेरे पास, ये मेरे पास करंट हो गई किसकी वजह से, C की वजह से। ये मेरे पास करंट है किसकी वजह से, L की वजह से। यानी कि वोल्टेज से करंट पीछे क्यों रहती है, इंडक्टर की वजह से। वोल्टेज से करंट आगे क्यों रहती है, कैपेसिटर की वजह से। तो इन दो, अब यहाँ पे R भी होगा, R क्या करेगा, अगर आगे जा रही है वो करंट तो उनको पीछे लेके आएगा, अगर पीछे जा रही है तो उसको आगे लेके जाएगा वापस। इस प्रकार कार्य कौन करता है, R, दोनों का विरोध करता है। ठीक है, तो ये इन फेज रखने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से क्या बनता है, वेक्टर डायग्राम। ये क्या हो गया मेरे पास, एक चतुर्भुज हो गया। चतुर्भुज का फॉर्मूला अगर मैं लगाता हूँ तो मेरे पास फॉर्मूला कौन सा आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला अपने पास बन के तैयार हो जाएगा। उसके बारे में मैं आपको डिटेल से अलग वीडियो में बताऊंगा, जो आपको ऐसी थ्योरी के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आगे मैं अपलोड करूंगा। यहाँ पर सिर्फ बेसिक है, समझ लो। इसे पूरी डिटेल भाई, रियल टाइम फॉर्मूला आया कहाँ से, किस प्रकार है, और डिटेल में बात करनी है तो अलग बात करेंगे, अपना कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं करेंगे बात। ठीक है, तो यहाँ पर तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, समझ गए। और अब बात करते हैं अपन प्रतिबाधा के बारे में। अब बात करते हैं अपने प्रतिबाधा के बारे में, यानी कि जेड के बारे में। जेड के बारे में वैसे मैं थोड़ी बहुत बता भी चुका हूँ अभी आपको, परंतु अब जो बात करें प्रतिबाधा के बारे में, यहाँ पे सारे पॉइंट आप ये प्रतिबाधा की कंप्लीट मैं आपको कर दूंगा। तो देखिए, प्रतिबाधा दिखाते हैं अपन जेड से, इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, ओम, और प्रतीक क्या होता है, जेड होता है। ठीक है, और प्रतिबाधा होती क्या है, R, L और अपने पास C, इन तीनों का योग होती है। अब यहाँ पे L आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे यहाँ पे L लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, XL। अगर मेरे पास C है तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा मुझे, XC। अगर मेरे पास R है तो वो R लेना पड़ेगा। तीनों, यानी तीनों जो बाधाएं होती हैं, तीनों बाधाओं का योग मेरे पास क्या कहलाता है, प्रतिबाधा। अगर आपको परिभाषा अगर याद करनी है तो परिभाषा इस प्रकार याद की जा सकती है, किसी भी प्रत्यावर्ती धारा वाले परिपथों में कुल प्रतिरोध जैसे R, XL और XC का योग ही क्या कहलाती है, मेरे पास प्रतिबाधा कहलाती है। इसका मात्र क्या होता है, ओम होता है, प्रतीक क्या होता है, जेड होता है। ठीक है, और अगर बात करूँ कि परिपथ जैसे श्रेणी समानांतर, इस प्रकार के परिपथों का यूज किया जाता है, तो इनको अपन श्रेणी और समानांतर में जोड़ सकते हैं। किसको, R, XL और XC को। ठीक है, अगर अपन इनको जोड़ते हैं समानांतर, अगर श्रेणी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, श्रेणी वाला। सबसे इंपॉर्टेंट ही कौन सा है, श्रेणी वाला। तो श्रेणी वाला सबसे पहले अपन श्रेणी की बात करते हैं। ठीक है, समानांतर वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जहाँ पर भी अगर फॉर्मूलों की बात आई तो सारे फॉर्मूले कौन से यूज किए जाते हैं, श्रेणी वाले यूज किए जाते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास क्या है, ये
कैपेसिटर है और ये मैंने क्या जोड़ दिया, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध तो जुड़ेगा, प्रतिरोध के बिना परिपथ कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास अगर कैपेसिटर है तो वहाँ पे प्रतिरोध होगा। अगर मैं बात करूँ कि आदर्श, अगर आइडियल कंडीशन की बात करूँ तो वहाँ पे प्रतिरोध नहीं होता है, परंतु रियलिटी के अंदर होता है। ऐसा कोई भी परिपथ नहीं होता जिसके अंदर प्रतिरोध नहीं होता। तो मैंने अगर कैपेसिटर जोड़ा तो वहाँ पे प्रतिरोध होगा। तो ये मेरे पास R, ये मेरे पास C, और C का क्या होगा यहाँ पे XC, ठीक है। तो इसके अंदर कुल प्रतिरोध निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला कौन सा यूज किया जाएगा, कुल प्रतिरोध क्या होगा, मेरे पास Z होगा, क्योंकि इसके अंदर इंडक्टर नहीं है। अगर इंडक्टर होता तो भी Z होता, इंडक्टर नहीं है तो भी क्या यूज होगा, Z, क्योंकि इन दोनों का योग होगा। दो बातें हैं यहाँ पे। मैंने अभी बोला था कि एक एसी परिपथ का यानी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या कहलाता है, Z कहलाता है। तो कुल प्रतिरोध इन दोनों प्रतिरोधों का योग होगा। तो योग क्या होगा मेरे पास, R² प्लस XC², ठीक है। तो मात्र किस में आएगा, ओम में। अगर करंट की बात करूं तो I बराबर क्या होता है, V/R होता है वैसे तो सिंपल, परंतु यहाँ पे R अकेला नहीं है, यहाँ पे ये भी तो क्या है, प्रतिरोध। तो यहाँ पे क्या होगा, V/Z, ठीक है। अगर पावर की बात करूँ, P बराबर क्या होता है, V cos φ होगा। तो V cos φ होगा, यहाँ पे cos φ जरूर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री नहीं होता है, प्योर 90 डिग्री नहीं होता। प्योर 90 डिग्री मानते हैं अपन भाई जब अपने पास कौन सी कंडीशन आ जाए, आइडियल कंडीशन। आइडियल तो है नहीं, तो यहाँ पे cos φ आएगा, ठीक है। ये क्या होगी, इसकी पावर खपत यहाँ पे होगी, ठीक है। और अपने पावर फैक्टर ऐसे भी निकाल सकते हैं, cos φ क्या होता है, पावर फैक्टर R/Z के माध्यम से। R का मान जो होगा और Z का मान जो होगा यहाँ से लूँगा मैं, तो उसके माध्यम से मैं यहाँ पे पावर फैक्टर निकाल सकता हूँ, ठीक है। और Z का मान मैं सीधा Z भी लिख सकता हूँ और √R² प्लस XC² भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। ये होगी मेरे श्रेणी R और XC वाले परिपथ की बात। अब बात करते हैं अपन R और L परिपथ की। सेम ही बात है, अगर मेरे पास यहाँ पे कोई इंडक्टर जुड़ा है और यहाँ पे मैं क्या जोड़ दूँ, कोई मान लीजिए प्रतिरोध मैंने जोड़ दिया, तो सेम ही बात होगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा। मुझे यहाँ पे क्या पता करना पड़ेगा, Z पता करना पड़ेगा, यानी कुल प्रतिरोध पता करना पड़ेगा। Z बराबर क्या होता है, R² प्लस XL²। वहाँ पे मेरे पास क्या था, XC था तो XC² आई थी, यहाँ पे L है तो यहाँ पे XL² आएगा, ठीक है। और मुझे क्या करना है, यहाँ से cos φ पता, cos φ क्या होगा, R/Z होगा। R का मान ले लूँगा और Z का मान मैं यहाँ से निकालूंगा, वो यहाँ पे ले लूँगा। और पावर की बात करता हूँ तो P बराबर क्या होगा, V cos φ। ये फॉर्मूला चेंज ही नहीं होता सिंगल फेज में, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मुझे करंट का पता करना है, करंट चाहिए मुझे, तो V/Z होगा, क्योंकि V/Z मैं इसलिए लूँगा यहाँ पे क्योंकि V/R होता है ओम के नियम से, और R यहाँ पे अकेला नहीं होता, इसका भी तो कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा ना। तो वो कुल प्रतिरोध आएगा यहाँ पे। कुल प्रतिरोध क्या है मेरे पास, Z, तो V/Z होगा, ठीक है, समझ गए। तो ये चीज़ें कहाँ पे आएंगी मेरे पास, RL परिपथ के अंदर। अब मैं ना बात करता हूँ किसकी, RLC की, ठीक है। RLC की बात कर लेता हूँ पहले, उसके बाद में मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊँगा। RLC, अगर मान लीजिए मेरे पास RLC परिपथ है, ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, R, ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, C, ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, L। अगर मेरे पास RLC श्रेणी परिपथ है तो यहाँ पे मुझे Z निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, R²। इसका फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ वैसे, XL/XC²। इस जिनका मतलब होता है बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटाई जाएगी। अगर ये बड़ा है तो इसमें से ये घटेगा, अगर ये बड़ा है तो इसमें से ये घटेगा, ठीक है। इसका मतलब होता है डिफरेंस, दोनों का अंतर लिया जाएगा। प्लस माइनस नहीं देखा जाएगा, प्लस माइनस नहीं देखा जाएगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा यहाँ पर, दोनों का अंतर लेके यहाँ पे सीधा अंतर रखना है। और यहाँ से मुझे क्या आ जाएगा, Z, और cos φ बराबर क्या होता है, R/Z, ठीक है, R/Z आ जाएगा। और यहाँ पे अगर पावर की बात करूँ, V cos φ रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि मुझे करंट चाहिए, करंट बराबर क्या होता है, V/R होता है वैसे तो, और R यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे क्या लूँगा, V/Z लूँगा। अगर बात आती है, अगर मान लीजिए बाई चांस क्या हो जाए, ये दोनों बराबर हो जाएं, ठीक है, 2 ओम का ये हो गया, 2 ओम का ये हो गया, बराबर हो गया, तो मैं यहाँ पे अंतर लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 0। अंतर लूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे मतलब 0 आ गया, तो इसका तो मान क्या हो गया, 0। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है ना, समझ लेना ध्यान से। इन दोनों का मान अगर बराबर हो गया तो इसका अंतर कितना आएगा, 0।
तो आर की स्क्वायर रूट बराबर क्या हो गया जेड। तो यहाँ से रूट से क्या कट जाएगी, स्क्वायर कट जाएगी। तो इसका जो मान होगा वो आर यानी जेड का जो मान होगा वो आर के बराबर होगा। अगर आर के बराबर हो गया इसका मतलब यहाँ पे जो पावर होगी वो v इंटू कोस फाई होगी, कोस फाई। और जब इन दोनों का मान बराबर हो गया, ये क्या करता है, करंट को पीछे करता है, करंट को पीछे करता है, ये वोल्टेज को पीछे करता है। यानी दोनों का जब मान बराबर है, दोनों बराबर कार्य करेंगे। तो यहाँ पे आर बच गया, अकेला आर बच गया, यानी शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ हो गया। वो कौन सा हो गया, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। और शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का पावर फैक्टर क्या होता है, इकाई होता है। तो यहाँ पे इकाई आ जाएगा। तो यहाँ पे P बराबर क्या रहेगा, V इंटू आई रहेगा। पावर खपत यहाँ पे होगी। और यहाँ पे इसका जो पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा, इकाई होगा। कोस फाई बराबर आर बटे जेड होगा। और आर का मान क्या है, आर है। और जेड का मान क्या है, जेड बराबर आर है। तो मैं आर लिख सकता हूँ यहाँ पे आर बराबर आर बराबर क्या हो गया, एक। आर बटे आर यानी क्या हो गया, एक। तो ये वाला परिपथ इकाई पावर फैक्टर कार्य करता है। इस परिपथ को बोलते हैं अनुनाद परिपथ। क्या बोलते हैं, अनुनाद परिपथ यानी रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस सर्किट। ठीक, समझ में आ गया मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया। रेजोनेंस सर्किट किसको बोलते हैं, जब एक्स एल और एक्स सी का मान बराबर हो जाए उस परिपथ को रेजोनेंस सर्किट बोलते हैं। ऐसे परिपथों का पावर फैक्टर हमेशा इकाई रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करूं, मान लीजिए मेरे पास क्या है, आर एल परिपथ है, आर सी परिपथ है, आर एल सी परिपथ है, तीन परिपथ हो गए। अगर मेरे पास आर एल परिपथ है तो ऐसे परिपथों का पावर फैक्टर लेगिंग होता है। क्या होता है, लेगिंग, यानी इकाई से, मतलब यहाँ पे करंट पीछे रहती है, करंट पीछे रहेगी। करंट के ऊपर अपन पावर फैक्टर देखें, कभी भी क्वेश्चन अगर देखने को मिले तो ऐसे परिपथों का पावर फैक्टर हमेशा क्या होता है, लेगिंग। अगर आपको पूछ ले पंखे का पावर फैक्टर क्या है, तो पंखे का पावर फैक्टर हमेशा क्या होगा, लेगिंग होगा। क्योंकि वहाँ पे क्या इंडक्टर है, कैपेसिटर नहीं है। ठीक है, अगर अपने पास पूछ ले मोटर का पावर फैक्टर क्या, वहाँ पे भी क्या है, कॉइल है अंदर, कॉइल मतलब इंडक्टर, तो उसका भी पावर फैक्टर क्या होगा, लेगिंग होगा। अगर मेरे पास आर सी परिपथ आ गया तो ऐसे परिपथों का पावर फैक्टर क्या होता है, लीडिंग। अगर मेरे पास आर एल सी आ गया तो इसका पावर फैक्टर कुछ भी हो सकता है, इकाई भी हो सकता है, लेगिंग भी हो सकता है और लीडिंग भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है एल और सी के मान पर। वो किस पे डिपेंड करता है, एल और सी के मान पर डिपेंड करता है। समझ गए। अब बात करते हैं अपना आगे, बात करते हैं पावर फैक्टर के बारे में। ठीक है, पावर फैक्टर के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, ताकि आपके चैप्टर मैं आगे पीछे थोड़ा बहुत कर रहा हूँ पॉइंटों को, पर आप पूरा अगर वीडियो देखोगे तो आपकी मेरे हिसाब से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करता हूँ पी एफ के बारे में। पावर फैक्टर शक्ति गुणक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, शक्ति गुणक। ठीक है, वो शक्ति गुण का फॉर्मूला वैसे तो क्या मैंने बताया अभी, आर बटे जेड बताया, आर बटे जेड। इसके अलावा वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति। ठीक है, ये फॉर्मूला बताया मैंने। ये तो हो गया पावर फैक्टर, हो गया, सीधी सी बात है। परंतु यहाँ पे वास्तविक शक्ति क्या होती है, वह शक्ति जो रियलिटी के अंदर खपत होती है वहाँ पर। वास्तविक का मतलब क्या होता है, रियलिटी। जो रियलिटी के अंदर खपत हो रही है उसको बोलते हैं वास्तविक शक्ति। आभासी शक्ति जिसको अपन आभास मतलब आभास करते हैं, मतलब मानते हैं, सिर्फ होती नहीं रियलिटी के अंदर, ये तो होती है वी इंटू आई, ये होती है वी इंटू आई इंटू कोस फाई। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इनकी बात क्यों कर रहा हूँ, ये तो आपको पता है वास्तविक शक्ति वी इंटू आई इंटू कोस फाई होती है, आभासी शक्ति भी आपको पता है वी इंटू आई होती है। तो मैं यहाँ पे इसलिए बात कर रहा हूँ, इनके मात्र कई बार पूछ लिए जाते हैं और इनके जो अलग नाम होते हैं वो भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो वो आपको याद होनी चाहिए, इसलिए मैं इनकी बात यहाँ पे स्पेशल कर रहा हूँ। देखो, पहले बात करता हूँ वास्तविक शक्ति की। इसका जो फॉर्मूला मैंने बताया वो क्या होता है, वी इंटू आई इंटू कोस फाई होता है। यानी कि रियलिटी के अंदर जो खपत होती है इसको ट्रू पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रू पावर। जो रियल है, जो चीज़ रियल है उसको क्या बोलते हैं, ट्रू पावर बोलते हैं। तो इसका वी इंटू कोस फाई है, ये फॉर्मूला किसका, पावर का। तो पावर का फॉर्मूला है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, इसका मात्रक वाट या किलोवाट में लेते हैं, किलोवाट के अंदर। समझ गए, इसके अंदर पावर खपत हो रही है, पावर खपत यहाँ पे अच्छी, मतलब जो रियलिटी के अंदर पावर खपत हो रही है वो यहाँ पे हो रही है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, वाटफुल पावर, वाटफुल शक्ति, वाटफुल। ठीक है ना, वाटफुल पावर भी इसको बोलते हैं। समझ गए। और ये जो आभासी शक्ति है इसको अपन लेते हैं वी इंटू आई, आई से। वी का मात्रक वोल्ट होता है, आई का मतलब एम्पियर होता है, तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट एम्पियर होता है। और बड़ा अगर मात्रक की बात करूँ के वी ए होता है। तो ये वाली पावर क्या कहलाती है, आभासी शक्ति। ये रियलिटी में नहीं होती है, मतलब ये रियलिटी के अंदर खपत नहीं होती। ऐसा फॉर्मूला अपने को डीसी में देखने को मिलता है, एसी में ऐसा फॉर्मूला यूज नहीं किया जाता है।
ऐसे में क्या होता है कोस फाई, अपन यूज क्या कर रहे हैं वी इंटू आई, कोस फाई कहाँ गया, इसलिए इसको अपन क्या करते हैं आभास करते हैं, ठीक है। इसलिए इसका जो मात्र होता है वो क्या होता है वोल्ट एम्पियर, और बड़ा मात्र क्या होगा किलो वोल्ट एम्पियर। इन दोनों के अलावा एक चीज़ जो अपने पास और आती है वो आती है अपने पास रिएक्टिव पावर, ठीक है। ये रिएक्टिव पावर अपना दिमाग खराब कर देती है, ठीक है। रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, इन तीनों चीज़ों के बारे में एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको। मैं तीनों ये जो तीनों पॉइंट हैं, इन तीनों पॉइंट में मिला के एक पॉइंट बताने वाला हूँ मैं आपको। ये तीनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। रिएक्टिव पावर को अपने बोलते हैं वाटलेस, वाटलेस पावर। अब ये वाटलेस पावर क्या होती है, अब वाटलेस पावर क्या होती है, अगर इसके बारे में अपन बात करें तो ये रिएक्टिव पावर होती है ना। सबसे पहले इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, सॉरी क्या नाम, मात्र बता दो। इसका मात्र जो होता है kVAR होता है, या इसका VAR भी लिखा जाता है, VAR अथवा kVAR। इसको वाटलेस पावर बोलते हैं, रिएक्टिव पावर बोलते हैं। अब दिमाग में ये आता है वाटलेस पावर इसको क्यों बोलते हैं। वाटलेस का मतलब होता है जो बिल्कुल भी खपत नहीं करती, वाट यानी पावर जो खपत होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती यहाँ पर। अब ऐसे परिपथ कौन से होते हैं, या तो मेरे पास होगा शुद्ध कैपेसिटिव, शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ, या मेरे पास होता है शुद्ध इंडक्टिव। ये वाले शुद्ध इंडक्टिव, ये वाले दोनों जो परिपथ होते हैं ये बिल्कुल भी पावर खपत नहीं करते। इसीलिए यहाँ पे जो पावर आती है वो उस पावर को क्या बोलते हैं रिएक्टिव पावर बोलते हैं, या वाटलेस पावर बोलते हैं। इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा kVAR। अब इसे जो फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ तो फॉर्मूला होता है V इंटू आई। V इंटू आई किसका फॉर्मूला था, आभासी शक्ति का, इंटू साइन थीटा, साइन थीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है P बराबर V इंटू आई इंटू साइन थीटा। इसको बोलते हैं अपन वाटलेस पावर, रिएक्टिव पावर। और इसका जो मात्र होगा वो क्या होगा kVAR। और ये कहाँ पे होती है, शुद्ध कैपेसिटी होता है, शुद्ध इंडक्टिव परिपथों में होती है। अब कभी कभी इनके क्वेश्चन ये देखने में मिलता है कि मेरे पास किसी पंखे में एक कैपेसिटर लगा है, तो कैपेसिटी रेटिंग किस में आएगी, तो वो कैपेसिटी रेटिंग किसके अंदर आएगी VAR अथवा kVAR में आएगी, समझ गए। वहाँ पे फेरेड होता है वो तो उसका मान होता है फेरेड में। अगर रेटिंग की बात पूछे तो वो किस में आती है हमेशा kVAR, क्योंकि कैपेसिटर होता है वो होता है वाटलेस, वो पावर खपत नहीं करता, वो एनर्जी स्टोर करेगा वापस दे देगा। और एक इंडक्टर होगा वो एनर्जी स्टोर करेगा वापस दे देगा, इसलिए उनको क्या बोलते हैं वाटलेस घटक, वाटलेस घटक, ठीक है। अब इनके और भी बात करते हैं, देखो इन तीनों को मिला देते हैं। अब एक त्रिभुज बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे जो होगी वो होगी kVAR, यहाँ पे जो होगा वो होगा kW, वो तो यहाँ पे क्या आ जाएगी kVA, ठीक है। अब ये होगा मेरे पास थीटा, kW के पास है, kW किसका मात्रक होता है, यानी V इंटू आई इंटू कोस फाई का। ये किसका मात्रक होता है V इंटू आई इंटू साइन थीटा। ये किसका होता है V इंटू आई का, ठीक है, V इंटू आई का। और ये kW का है। यानी कि अगर अपन मान लीजिए कभी भी त्रिभुज बनाएं, त्रिभुजों के अंदर देखें, अगर मुझे मान लीजिए मेरे पास क्या आ गई, ये निकालना है मुझे, क्या निकालना है, ये वाली चीज़ निकालनी है kVAR। इसका मान मुझे दे दिया, इसका मान मुझे दे दिया, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। यानी ये मेरे पास क्या आधार, ये मेरे पास क्या लंब, ये मेरे पास क्या करण, ठीक करण है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे निकालना क्या, लंब निकालना है, लंब की स्क्वायर बराबर कर्ण की स्क्वायर माइनस मैं क्या कर दूँ आधार की स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने पढ़े हैं मैथ के अंदर, मैं बताऊंगा नहीं ये कैसे आया किस प्रकार, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। ये फॉर्मूले आपने मैथ के अंदर पढ़े हैं। अगर आपको ये चीज़ निकालनी है तो इसकी स्क्वायर करके इसकी स्क्वायर घटाएंगे उसमें से, यानी कि लंब की स्क्वायर निकालनी है मुझे बराबर कर्ण की स्क्वायर माइनस आधार की स्क्वायर करेंगे, और यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा रूट। और कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान है kVA है। जितना भी मान इसको दे दिया मुझे, जितना भी मान दिया हुआ मिलेगा वो यहाँ पे रखना है, माइनस आधार कितना है kW की स्क्वायर, यहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं रूट। तो मुझे मेरे पास क्या आ जाएगा kVAR। इस प्रकार आप तीनों चीज़ें निकाल सकते हो। भाई इन दोनों का मान दे दिया तो ये निकाल सकते हो, इन दोनों का दे दिया ये निकाल सकते हो, इन दोनों का दे दिया तो ये निकाल सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई, इसलिए मैंने आपको तीनों पावर के बारे में बताया है। तो आपको ये वाला जो फॉर्मूला है या ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज आपके याद होना चाहिए। तो कई बार क्या होता है इनके बारे में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं अपने को। भाई इंपॉर्टेंट जो चीज़ें मैं डिटेल से तो पूरा बता नहीं रहा हूँ, आपका रिवाइज ही करवा रहा हूँ चैप्टर, तो आपको रिवाइज करना है एक बार, ठीक है। कुछ पॉइंट होंगे जो बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे रहेंगे, मतलब बाकी रह जाएंगे,
जिनको जैसे मान लीजिए मैंने कैपेसिटर प्रकार नहीं बताए, है ना, और उनके जो प्रकार, उनके प्रकार धारिता, मतलब उनके जो क्वेश्चन क्या क्या आते हैं वो भी मैंने नहीं बताई। वो चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा, उनके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, वो वीडियो आप देख सकते हो। इसके अंदर आपका चैप्टर ऊपर से मैं क्या कर रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ, ताकि आपके लिए क्या रहेगा, फ़ायदा रहेगा याद करने के लिए। अब आपको भी पता लग जाएगा कौन सी चीज़ें हमारी बाकी रहेगी, ठीक है। और कुछ पॉइंट में, बहुत सारे पॉइंट ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। मेरे पास एक आया था जेड, एक आया था आर, एक आया था मेरे पास एक्स। इसके अंदर दो थे, एक्स सी और एक्सएल दो थे, ठीक है। आर एक अकेले था, एक जेड था, भाई इन दोनों का योग या इन सब का योग, वो क्या था, मेरे पास जेड था। जेड का उल्टा क्या होता है, वाई होता है। आर का उल्टा क्या होता है, जी होता है। और एक्स का उल्टा क्या होता है, बी। जेड का उल्टा क्या होता है, वाई, भाई ऐसे याद रख सकते हो, वाई जेड। आर का उल्टा तो आपको पता है सभी, जी होता है। ये होता है मेरे पास प्रतिबाधा, क्या होती है ये, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा। ये क्या होती है मेरे पास, प्रवेश्यता, प्रवेश्यता, ठीक है। और ये क्या होता है, चालकता। ये क्या होती है मेरे पास, प्रतिरोध। और ये मेरे पास क्या होता है, रिएक्टेंट्स। और ये मेरे पास क्या होता है, अनुकार्यता। क्या होता है, अनुकार्यता, समझ में आ गया। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडमिटेंस, कंडक्टेंस और ससेप्टेंस, ठीक है। ये नाम आपको याद होने चाहिए। पहली बात तो इंग्लिश के अंदर तो आपको मिल जाएंगे, हिंदी में भी मिल जाएंगे। अनुकार्यता बोलते हैं ससेप्टेंस को, और जी को बोलते हैं कंडक्टेंस यानी चालकता को, और वाई बोलते हैं प्रवेश्यता यानी एडमिटेंस को, और जेड बोलते हैं प्रतिबाधा यानी कि इन्फिडेंस को, और आर बोलते हैं प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस को, और एक्स बोलते हैं रिएक्टेंस को, रिएक्टेंस बोलते हैं प्रतिघात को, ठीक है। ये आपकी सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। अब बताते हैं उनके मात्रक याद करने का तरीका। आपको सभी को पता है आर का उल्टा क्या होता है, जी होता है। देखो मात्र निकालने का फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको, मात्र निकालने का तरीका, याद करने का तरीका बताता हूँ आपको, रटना नहीं है, समझना एक बार। सबसे पहले बात करता हूँ इनकी बताता हूँ, ये सभी के याद है। आर बराबर क्या होता है, 1/जी होता है। भाई मैंने बता दिया आर का उल्टा क्या होता है, जी होता है, और जी का उल्टा क्या होगा, आर होगा। तो जी बराबर क्या हो जाएगा, 1/आर। अगर आर बराबर 1/जी है तो आर को इधर ले जाऊँ, जी को इधर ले आऊँ, तो 1/आर हो जाएगा, किसके बराबर, जी के बराबर। इसका मात्र क्या होता है मेरे पास, ओम, OHM। इसको अपन दिखाते कैसे, इस प्रकार, समझ गए। अब जी, इसका जस्ट उल्टा कौन होता है, जी होता है। जी बराबर 1/आर होगा, तो इसका पूरा उल्टा कर दो, हर चीज़ उल्टी कर दो। यहाँ पे OHM है, इसको उल्टा कर दो, MHO। इसको भी उल्टा लेटा दो, इस प्रकार लेटा दो लो। तो इसका मात्र क्या होगा, जी का मात्र क्या होता है, महो, और सहमन भी बोलते हैं, क्यों, चालकता का मात्र क्या होता है, सहमन भी होता है, तो महोत्व सहमन होगा। तो यहाँ पे वाई का मात्र भी क्या होगा, महोत्व सहमन होगा। चालकता का मात्र क्या होगा, महोत्व सहमन होगा। और यहाँ पे जो बी आया था अनुकार्यता, उसका भी मात्र क्या होगा, महोत्वा सहमन होगा, महोत्वा सहमन होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि जेड का मात्र भी क्या होता है, ओम। आर का मात्र भी क्या होता है, ओम। और एक्स का मात्र भी क्या होता है, ओम होता है। तो तीनों मात्र उल्टे होंगे तो महोत्व सहमन ही निकलेगा। तो आप सभी को याद करना है, जेड, आर और एक्स का मात्र क्या होता है, ओम होता है। और बी, वाई और जी का मात्र क्या होता है, महो अथवा सहमन, महो अथवा सहमन। तो याद हो गए, महो अथवा सहमन। ये 2 बार याद करोगे तो याद हो जाएंगे पूरे, आसान है एकदम, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी उनके अंदर। कई बार मात्रक पूछ लेते हैं, इसलिए मैं मात्रक बता रहा हूँ। और ये थी अपने पास ऐसी थ्योरी। अब जब जहाँ पे ऐसी थ्योरी की बात आती है तो वहाँ पर क्या आ जाती है अपने पास, ऐसी थ्योरी है तो सिंगल फेज भी होती है, 3 फेज भी होती है, तो दोनों आएंगी। अब तो बहुफेज की भी बात कर लेते हैं, तो बहुफेज भी होती है ऐसी थ्योरी। ये भी क्या होती है, ऐसी थ्योरी होती है। इसके अंदर 2 या 2 से अधिक फेज होते हैं। उस सिंगल फेज में सिंगल फेज ही होता है, एक फेज एक न्यूट्रल होता है। तो बहुफेज की अगर बात करें तो अपने पास यहाँ पे सामान्य 3 वायर देखने को मिलते हैं, आर वाई बी। और इसके अलावा वायर की बात करें तो ग्राउंड और मेरे पास मिलेगा न्यूट्रल पॉइंट। अगर मैं यहाँ से न्यूट्रल उठा लूँ, यहाँ से बी वाला उठा लूँ, या वाई वाला या आर वाला, इन तीनों में से एक और न्यूट्रल उठा लूँ, तो अपन घरों के अंदर सप्लाई ले सकते हैं। घरों के अंदर 3 फेज प्रणाली का यूज नहीं किया जाता है। जो करते हैं वो किस लिए करते हैं, मोटरों को चलाने के लिए, आटे की चक्कियाँ वगैरह चलाने के लिए, या इंडस्ट्रियल एरिया में इसका ज़्यादा यूज करते हैं अपन। ठीक है, ये सामान्य 415 वोल्टेज होती है, यूज लेते हैं वो। और वैसे उत्पन्न कितनी होती है, 33 kV। पारेषण कितना करते हैं, 765 का,
वो भी 3 फेज का करते हैं, 765 kV का, वो भी 3 फेज का करते हैं, सिंगल फेज का परेशान नहीं करते हैं। ठीक है, अब 3 फेज के अंदर क्या आती है मेरे पास, एक तो आता है स्टार पॉइंट, इनके बारे में बात करेंगे, वैसे डिटेल से बात करेंगे अलग वाले वीडियो में। यहाँ पर तो सिर्फ मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, देखो, और वीडियो पूरा देखा करो, ठीक है, और लाइक भी कर देना और चैनल सब्सक्राइब भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। एक आता है अपने पास स्टार पॉइंट, एक आता है मेरे पास डेल्टा पॉइंट। ठीक है, अगर स्टार पॉइंट आई तो वो किस प्रकार होगा, स्टार जैसा, ये था स्टार। अगर डेल्टा है तो वो किस प्रकार होगा, डेल्टा जैसा। यहाँ पे अगर फॉर्मूलों की बात करूँ तो स्टार पॉइंट के अंदर न्यूट्रल पॉइंट निकल सकता है यहाँ से, न्यूट्रल, या ये मान लीजिए आर है, ये मेरे पास वाई है, ये मेरे पास बी है, और ये आर, ये वाई और ये बी, तो यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट नहीं है। तो यहाँ से एक चीज़ आपको पता लग गई होगी कि जहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट नहीं है तो वहाँ से मैं घर के लिए सप्लाई कैसे ले सकता हूँ, तो यहाँ से घरों के लिए सप्लाई नहीं मिल सकती, या लाइट एंड फैन के लिए यहाँ से सप्लाई नहीं मिल सकती। तो लाइट एंड फैन की सप्लाई कहाँ से मिलेगी, स्टार पॉइंट से। यहाँ पे मेरे पास न्यूट्रल पॉइंट है, यहाँ से कोई भी एक फेज उठा लूँगा तो मेरे घर के लिए सप्लाई यहाँ से ले सकता हूँ। यानी कि स्टार पॉइंट से 3 फेज भी सप्लाई मिल सकती है और लाइट एंड फैन के लिए भी सप्लाई यहाँ से मिल सकती है, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो समझ गए होंगे भाई, स्टार में न्यूट्रल होता है इसलिए ऐसा होता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है। अब जो स्टार पॉइंट है इसके अंदर करंट हमेशा बराबर रहती है। एक तो होती है अपने पास लाइन करंट, एक होती है फेज करंट। लाइन करंट का मतलब क्या होता है, 2 फेजों के मध्य की करंट, 2 फेजों के मध्य की करंट। अगर लाइन वोल्टेज की बात करूं, 2 फेजों के मध्य की वोल्टेज। अगर फेज करंट की बात करूं तो एक फेज और वह एक न्यूट्रल के मध्य की करंट, एक फेज व एक न्यूट्रल के मध्य की करंट। अगर मैं फेज वोल्टेज की बात करूं, एक फेज व एक न्यूट्रल के मध्य की, तो कन्फ्यूजन नहीं होना। फेज वोल्टेज का नाम आ गया, इसका मतलब फेजों के मध्य की वोल्टेज नहीं है, वो है एक फेज और एक अपने पास न्यूट्रल के मध्य की। फेज का मतलब वो नहीं होता। ठीक है, अगर लाइन आ जाए तो लाइन का मतलब होगा 2 फेजों के मध्य की करंट अथवा 2 फेजों के मध्य की वोल्टेज। तो यहाँ पे जो मेरे पास लाइन करंट जो होती है, करंट को किस दिखाते हैं, आई से। तो स्टार के अंदर आई एल बराबर क्या होता है, आई पी होता है। यानी यहाँ पे लाइन करंट और फेज करंट, या लाइन करंट और फेज करंट दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं इसके अंदर, परंतु इसके अंदर आई एल बराबर √3 आई पी होता है। 3 फेज है इसलिए यहाँ पे क्या है, √3 आया है। अब फॉर्मूला से आया वो, मतलब सिद्ध कर सकते हैं अपनी इस चीज़ को भाई कैसे आया है। अगर वोल्टेज की बात करूँ तो यहाँ पे वी एल बराबर √3 वी पी होता है, परंतु इसके अंदर वी एल बराबर क्या होता है, वी पी। और फॉर्मूला पावर का दोनों में सेम लगेगा। 3 फेज की पावर का फॉर्मूला मैंने बता दिया, √3 V इंटू आई इंटू कोस फाई होता है 3 फेज के अंदर। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा फॉर्मूला देखने को मिले, मैंने सिंपल बता दिया भाई, √3 V इंटू आई इंटू कोस फाई होता है। अब आप ये सोचोगे कि यहाँ पे V इंटू आई है तो यहाँ पे आई एल है, आई पी है, मैं कौन सा लूँ, तो आपको यहाँ पे लेना VL IL। सामान्यतः मान वही आएगा, चाहे आप VP ले लो चाहे VL ले लो, मान वही आएगा। ठीक है, सामान्य अगर फॉर्मूले आपको देखने ऑप्शनों में देखने को मिले तो वहाँ पे आपको क्या मानना है कि भाई ऑप्शन दे दे कि पावर का फॉर्मूला क्या है, √3 VP IP कोस फाई, ये दे दिया। √3 VL IL कोस फाई दे दिया, √3 VL IP कोस फाई दे दिया, इस प्रकार दे दिए। तो आपको पावर का फॉर्मूला सही कौन सा मानना है, ये वाला √3 VL IL कोस फाई। इन इससे और इससे मान सेम आता है, मान सेम आता है, परंतु फॉर्मूला एक्यूरेट कौन सा होता है, ये वाला होता है। तो ये मानना पड़ेगा आपको। समझ में आ गया, मेरे हिसाब से पूरा याद हो गया होगा। पावर मापते हैं 3 फेज के अंदर, 3 फेज के अंदर अगर सिंगल फेज में पावर मापें तो एक फेज होता है तो वहाँ पे 1 वाट मीटर विधि अपन उपयोगी ले सकते हैं, परंतु 3 फेज के अंदर स्टार और डेल्टा 2 होते हैं। ठीक है, तब अपन पावर क्या माप सकते हैं, पावर मापने का तरीका बताता हूँ। अपने पास होती है 1 वाट मीटर विधि, 2 वाट मीटर विधि, 3 वाट मीटर विधि। ये मतलब 1 वाट मीटर के द्वारा अपन पावर मापें, 2 वाट मीटर के द्वारा पावर मापें या 3 वाट मीटर के द्वारा पावर मापें। तो ये बता दूं सिंपल तरीका, देखो 1 वाट मीटर है तो 1 फेज की पावर मापेगा। ठीक है, मान लीजिए अगर दूसरे फेज में अलग हुई तो इसलिए अपन क्या करेंगे, 1 वाट मीटर विधि वाली का उपयोग अपन वहीं पर करेंगे जहाँ पे तीनों फेजों में जो पावर होती है क्या होती है, बराबर। यानी तीनों फेज क्या होने चाहिए, संतुलित होने चाहिए। मान लीजिए मेरे पास क्या है, स्टार पॉइंट, ये हो गया मेरे पास न्यूट्रल।
इसकी पावर भी 5 वाट है, इसकी पावर भी 5 वाट है, इसकी पावर भी 5 वाट है। तीनों फेजों में क्या पावर बराबर है, तीनों में लोड भी क्या लगा है बराबर। अगर लोड बराबर नहीं होता तो वो क्या हो जाता है असंतुलित परिपथ। ठीक है, तो इसकी भी 5, इसकी भी 5, इसकी भी 5। अगर एक की माप लूँ तो मैं 3 से गुना कर सकता हूँ। तो इस विधि का उपयोग अपना हमेशा संतुलित परिपथों में करते हैं, असंतुलित में नहीं कर सकते। अगर इसकी 6 वाट हुई तो मुझे तीनों अलग अलग मापनी पड़ेगी, तब दिक्कत आएगी मेरे। तो संतुलित परिपथों में कौन सी वाट मीटर विधि का प्रयोग करते हैं, 1 वाट मीटर विधि। और 1 वाट मीटर विधि का प्रयोग करेंगे अपन तो मुझे क्या चाहिए, न्यूट्रल पॉइंट चाहिए। दो फेजों के बीच में मैं नहीं जोड़ सकता वाट मीटर को, तो मुझे क्या चाहिए, एक न्यूट्रल पॉइंट चाहिए। तो इस विधि का उपयोग हमेशा स्टार के अंदर करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात आती है 2 वाट मीटर विधि का। संतुलित अथवा असंतुलित दोनों में कर सकते हैं, संतुलित व असंतुलित दोनों में। इसका भी संतुलित और असंतुलित दोनों में कर सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि संतुलित असंतुलित परिपथों के लिए न्यूनतम कितने वाट मीटर की जरूरत पड़ती है, तो न्यूनतम 2 की पड़ती है, अधिकतम 3 की पड़ती है। भाई अगर तीनों फेज असंतुलित हुई, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, तीनों में 1 वाट मीटर लगाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगी, तीनों फेजों की शक्ति आ जाएगी, तीनों जोड़ दूंगा। अगर मेरे पास संतुलित परिपथ है, 1 वाट मीटर लगाऊंगा तो 3 से गुना कर दूंगा उसको। अगर 2 वाट मीटर विधि है तो दोनों को जोड़ दूंगा, 3 वाट मीटर विधि है तो तीनों को जोड़ दूंगा, अलो पावर आ जाएगी मेरे पास। सिंपल है। और इसके अंदर तो अपने वाट मीटर लगा हुआ पड़ा रहेगा। इसमें जो अधिक इसकी जो शुद्धता होती है वो होती है 0.5 सेकेंड और इसकी होती है 0.2 सेकेंड। भाई अपन पहले ऐसा पूछ लेते हैं कि 2 वाट मीटर विधि का उपयोग अगर अपन करते हैं तो उसकी शुद्धता कितने सेकंड पर होगी, 0.5 सेकंड पर उसकी शुद्धता होगी। इसकी होगी 0.2 सेकंड पर। अपन मान लीजिए कभी पावर देख रहे हैं तो अपने 0.2 सेकंड वेट करना पड़ेगा उसके लिए, देखने के लिए। तो अगर सुई बार बार हिलती है, कंपन करती है तो 0.2 सेकंड तक वेट करो, उसके बाद में उसकी शुद्धता को देखो। अगर 0.2 सेकंड तक नहीं हिली तो वो क्या होगी, उसकी पावर होगी। अगर हिल गई तो दोबारा देखो 0.2 सेकंड। तो ये होती है इनकी पावर मापने का टाइम। तो इसका 0.5, इसकी 0.2, याद रखना ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ पॉइंट आते हैं कि अपने 3 फेज प्रणाली का यूज करते हैं तो वहाँ पे मेरे पास जो मोटरें वगैरह होती हैं 3 फेज की मोटरें वगैरह होती हैं तो वो अधिक शक्तिशाली होती हैं सिंगल फेज की अपेक्षा। मैं शक्तिशाली भी ज़्यादा होंगी, 3 फेज है तो शक्तिशाली भी क्या होंगी ज़्यादा, पावर भी क्या होगी ज़्यादा होगी, तो सीधी सी बात है उनकी रेटिंग भी क्या होगी ज़्यादा। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें अपन तो अपन मान लीजिए 2 फेजों से ज़्यादा फेज हो रहे हैं, 2 फेजों से ज़्यादा फेज, तो फेज अंतर कितना रखा जाएगा, फेज अंतर। मान लीजिए अपन किसी मोटर में वाइंडिंग करते हैं, मान लीजिए मेरे पास सिंगल फेज मोटर है उसके अंदर वाइंडिंग करते हैं तो कभी भी सिंगल फेज मोटर घूम नहीं सकती अब ऑटोमेटिकली। उसके अंदर क्या लगा देते हैं अपन, कैपेसिटर। तो वाइंडिंग कितने डिग्री पे की जाती है उसकी, 90 डिग्री पर। अगर अपने पास 2 फेजों से ज़्यादा फेज हैं तो उसको वाइंडिंग निकालने का तरीका, यानी वाइंडिंग में फेज अंतराल निकालने का तरीका, भाई कितने डिग्री पे वाइंडिंग होगी वो निकालने के लिए मुझे 360 के अंदर फेजों की संख्या का डिवाइड करना है, फेजों की संख्या। अगर मान लीजिए मेरे पास 3 फेज है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 360 के अंदर 3 का डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो वाइंडिंग कितनी डिग्री पे की जाएगी, 120 डिग्री पे वाइंडिंग की जाएगी। समझ में आ गया। ये बात सिंगल फेज पे लागू नहीं होती, सिंगल फेज पे वाइंडिंग होती है 90 डिग्री, 2 फेज पर भी वाइंडिंग होती है 90 डिग्री, परंतु 3 फेज और 2 फेजों से ज़्यादा अगर फेज होते हैं तो 3 अपन फेजों की संख्या का डिवाइड कर देते हैं 360 के अंदर। अब 360 कहाँ से आया, क्योंकि अपन मान लीजिए पूरी मोटर होती है वो पूरे कितने डिग्री की होती है, 360 की। अब उसके अंदर अपन वाइंडिंग करनी है, मान लीजिए 6 फेजों की वाइंडिंग करनी है तो 6 का मैं क्या कर दूँ डिवाइड, तो कितने आ जाएगा, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री पे वाइंडिंग वहाँ पर की जाएगी। तो समझ में आ गया। ये चीज़ें होती हैं आपको याद होनी चाहिए। ये चीज़ें वाइंडिंग वाले चैप्टर में आती हैं और अपने 3 फेज मोटर में आती हैं, इस सिंगल फेज मोटर में आती हैं, हर जगह ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये चीज़ आपकी याद होनी चाहिए, 360 डिवाइड बाई फेजों की संख्या। ठीक है। ये वाला चैप्टर यानी कि एसी थ्योरी आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। एसी थ्योरी के अंदर अपने इतनी बात करेंगे। इसके अलावा ये अपने मतलब ऊपर से बात की है एसी थ्योरी की, बहुत सारे पॉइंट छूट भी गए होंगे, बहुत सारे पॉइंट रह गए और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें बाकी बच गई। ठीक है। उनके बारे में अपन बात करेंगे अलग अलग वीडियो में, क्योंकि वो चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट जो मतलब बेसिक था ना ऊपर से, उसको मतलब अपने समेट लिया। बेसिक बातें अगर अपने समझ में आ गई तो चैप्टर जल्दी समझ में आता है। तो ये चीज़ जो मैंने बताई सिर्फ बेसिक बातें थी जो आपको आनी चाहिए थी। इनके अंदर से अगर आपको मतलब
90% भी आता है ना तो आपकी एसी थ्योरी क्या है, कंप्लीट है। उसके अंदर जितनी इंपॉर्टेंट बातें, मतलब कुछ बातें थी जो बच गई, उनके बारे में अपने अलग अलग वीडियो में बात करेंगे ताकि उनके बारे में अपन निचोड़ निकाल सकें पूरा। ठीक है, तो वीडियो आते रहते हैं और आप देखते रहा करो। और इसके अलावा अपने पास मतलब जो अपने चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जाना, और एसी थ्योरी के नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में आपको लेवल वाइज वीडियो मिलेंगे, सारे लेवल वाइज। अगर आपको प्लेलिस्ट में जाना नहीं आता है, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाना नहीं आता है तो आप सर्च करना टी सीरीज क्लासेज। ठीक है, करने के बाद आप उस चैनल पे क्लिक करना और ओपन करना चैनल को। उस साइड में प्लेलिस्ट लिखा हुआ मिल जाएगा ऊपर, साइड में ऊपर प्लेलिस्ट लिखा हुआ मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करना और आपको प्लेलिस्ट सारी मिल जाएंगी। जितनी वीडियो आज तक बनाई हैं अलग अलग चैप्टर की प्लेलिस्ट वहाँ पे आपको मिलेगी। उसके अंदर आपको एसी थ्योरी वाली प्लेलिस्ट को ढूंढना है, उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो जितने भी वीडियो है ना सारी, वो टॉपिक वाइज मतलब लेवल वाइज वीडियो हैं सारे, ये नहीं ऊपर नीचे हैं, प्रत्येक वीडियो लेवल वाइज देखना, ताकि आपको मतलब पहले वाला वीडियो पहले देखोगे तो उसके बाद में दूसरा वाला वीडियो देखना, ताकि आपको पहले वाला वीडियो देखा हुआ रहेगा तो आगे वाला वीडियो जल्दी समझ में आएगा। तो लेवल वाइज ज़रूर देखना। और हम डालते रहेंगे वीडियो। और कुछ भाई अपने बात आती है क्वेश्चनों की, बात क्वेश्चनों की आती है, तो जितने भी पेपर हो चुके हैं मैं कोशिश करूँगा कि उनकी PDF यानी मेरे पास जितने भी PDF है उनको मैं आपको हल करा के उपलब्ध करवाऊँ। ठीक है, कोशिश करेंगे, पर आपको रुकना पड़ेगा। उसके भाई उनके बारे में हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। और इसके बाद में जो वीडियो आएगा अपना आएगा चुंबक वाले चैप्टर का, पूरी चुंबक एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। पर डिटेल से वहाँ पर भी बात अपन नहीं करेंगे। डिटेल से बात इसलिए नहीं करेंगे कि वीडियो 7-8 घंटे से भी ज़्यादा ऊपर चला जाता है डिटेल से बात करते हैं, तो 7-8 घंटे देखना आपके लिए पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ प्रत्येक टॉपिक के बारे में। अगर आप एक टॉपिक के बारे में वीडियो देखते हैं, उसके बारे में पूरा जान लेते हैं, तो आप वो टॉपिक आप कभी नहीं भूलते। तो आप पूरे टॉपिक वाइज वीडियो जरूर देखना। ये वीडियो मैंने बनाया सिर्फ आपकी बेसिक नॉलेज मजबूत करने के लिए, तो आपकी बेसिक मजबूत रहना चाहिए। तो इस वाली वीडियो में अपनी यहीं तक बात करेंगे। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है उसके लिए आपका धन्यवाद, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तो थैंक यू।